टू यू ऑल। आज के सेगमेंट में बेटा हम अपना बहुत ही लेटेस्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसके बारे में हम माइक्रोब्स के नेगेटिव रोल पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से पैथोजन हैं, कैसे डिजीज कॉज करते हैं, क्या उनकी एपिडेमियोलॉजी रहेगी, क्या प्रोफाइलेक्सिस रहेंगे, क्या सिम्टम्स रहेंगे। और हेलो स्टूडेंट, आज के सेगमेंट में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वन बाय वन हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। फटाफट आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर रहे हो। वन शॉर्ट वीडियो रहेगा। सबसे पहले आप लोअर क्लास से सुनते आ रहे हैं हेल्थ क्या होता है। यदि हेल्थ की बात करूं तो इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। हमारे बॉडी के सारे सिस्टम, फिजिकल भी, मेंटल भी, साइकोलॉजिकल भी, बिहेवियरल भी, सारे सिस्टम यदि ओके हैं तो हम उस पर्सन को हेल्दी कहते हैं। नेक्स्ट कम ओवर फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, कि जो अपने हेल्थ को कौन कौन से स्टेट अफेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर वन मेंटल स्टेट अफेक्ट कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन हो सकती है, या कोई लाइफस्टाइल। यदि हमारा लाइफस्टाइल बहुत पुअर है तो भी हमारा हेल्थ पुअर कंडीशन में जा सकती है। मतलब हैबिट, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, यदि हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे, तो उससे भी हमारी जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट हो सकती है। नाउ कम ओवर द हेल्दी कंडीशन, यदि कोई पर्सन हेल्दी है तो उससे क्या बेनिफिट होगी, या हम कहें कि सोसाइटी हेल्दी है तो उससे क्या बेनिफिट होगी। तो टू कंडीशंस अराइज हो रहे हैं बेटा। इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, लॉन्जिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। यदि सोसाइटी हेल्दी है, फैमिली में सारे पर्सन हेल्दी हैं, तो डेफिनेटली उसमें इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी आएगी। लेकिन वहीं पे यदि हेल्थ कंडीशन किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की डिटेरियोरेट हो रही है ड्यू टू एनी पेंडेमिक, ड्यू टू एनी एपिडेमिक, तो इट लीड टू इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी। हम कह सकते हैं कि मॉर्टेलिटी रेट बढ़ेगी। नाउ कम ओवर द डिजीज। डिस प्लस इज लोअर क्लास से सुना होगा आपने। स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम इज एडवर्सली अफेक्टेड। यदि हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन सिस्टम बैडली अफेक्ट हो रहा है, कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइन एंड सिम्टम, कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ साइन आ रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम डिजीज कंडीशन बोलते हैं बेटा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड में। टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करूं तो बेसिकली टू कैटेगरी में डिवाइड किया, नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस। नेम से क्लियर हो रही है। जो अनहेल्दी से हेल्दी वन में ट्रांसमिट हो थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यदि नहीं होती तो हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस। यदि हो रही है वो ट्रांसमिशन, इट मे बी वेक्टर बॉर्न, इट मे बी वाटर बॉर्न, इट मे बी सॉइल बॉर्न, इट मे बी फॉर्माइट बॉर्न, और किसी भी अदर मीन से इन्फेक्टेड टू नॉन इन्फेक्टेड में पहुंच रही है वो बीमारी, तो उस कैटेगरी को इन्फेक्शियस में डालेंगे। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो नॉन इन्फेक्शियस में हम कैंसर को डालते हैं, इन्फेक्शियस में हम एड्स को डालते हैं। अब आ जाते हैं आपका बोर्ड का मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन कि डिजीज की ट्रांसमिटिंग एजेंट पूछे जाते हैं। मतलब कि हेल्दी अनहेल्दी से हेल्दी वन में वो डिजीज किस मीन से ट्रांसमिट हो रही है। तो सीधा हम ट्रांसमिशन पे आ जाते हैं बेटा। नंबर वन है एयर बॉर्न और एयर ड्रॉपलेट और एरोसोल्स। जैसे हम कफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो जो एयर ड्रॉपलेट प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे यदि कोई बीमारी फैल रही है तो उसको एयर बॉर्न डिजीज कैटेगरी में डालते हैं। उसी तरह से हमने कफिंग, स्नीजिंग कर दिया और उसी आर्टिकल को किसी ने टच कर दिया तो उससे जो बीमारी फैल रही है उसको भी हम एयर बॉर्न कहेंगे। जैसे आपने कोविड में देखा कि बड़ा ही हम सैनिटाइज कर रहे थे हर आर्टिकल को टच करने से पहले, प्रॉपर अपनी हैंड की सैनिटेशन मेंटेन कर रहे थे, तो एयर बॉर्न डिजीज कैटेगरी में। तो निमोनिया, डिप्थीरिया, कॉमन कोल्ड एंड स्मॉल पॉक्स, दीज ऑल आर एयर बॉर्न डिजीज। नंबर टू इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यदि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, जैसे कोई कट वुंडेड पार्ट है, टच हो गया, सॉइल बॉर्न या किसी इन्फेक्टेड आर्टिकल को आपने टच कर लिया जिसमें आपके टेटनस एंड स्मॉल पॉक्स आते हैं। अब आ जाते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। आप कोई ऐसा फूड या ऐसा पानी कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें इन्फेक्टेड बैक्टीरियल स्पोर प्रेजेंट है, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है टाइफाइड, डिसेंट्री, पोलियो, अमीबियासिस एंड एस्केरियासिस। सब कुछ डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आज के सेगमेंट में। इंसेक्ट एंड वेक्टर बॉर्न की बात करूं कि बहुत सारे ऐसे वेक्टर होते हैं, वेक्टर्स आर द इंसेक्ट्स कह सकते हो या कोई भी ऐसा एजेंट जो बीमारी को फैलाता है। तो यदि वेक्टर की बात करूं तो सबसे कॉमन वेक्टर आपके दिमाग में अब तक आपने सुना होगा एनोफिलिस मॉस्किटो। मॉस्किटो एक कॉमन वेक्टर है, बहुत सारी बीमारियों को फैलाता है और सबसे कॉमन डिजीज आपने सुनी होगी मलेरिया। तो यहाँ पे प्लेग है बेटा, जो रेड फ्लिया के थ्रू फैलती है। प्लेग जिसको हम एक बहुत ही बड़ा पेंडेमिक मानते हैं, ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लेग को फैलाने के लिए रेड फ्लिया होती है, रेड मरे हुए चूहे के ऊपर छोटी छोटी मक्खियां ग्रो करती है, रेड फ्लिया। चिकनगुनिया ट्रांसमिट होती है
एडीज एजिप्टी मॉस्किटो से। डेंगू भी ट्रांसमिट होती है एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो जिसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, दिन में आते हैं और इनके लार्वा साफ पानी में ग्रो होते हैं स्टैग्नेंट वाटर में। मलेरिया जो ट्रांसमिट होती है बेटा, इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। एंड जो फिलारियासिस है जिसको हम एलिफेंटियासिस कहते हैं, हाथी पांव की बीमारी, ये बाइटिंग ऑफ क्यूलिक्स मॉस्किटो से। तो मॉस्किटो मेजर फैक्टर है बेटा, तो हमें ऐसी बीमारियों से बचना है तो हमें उनके ब्रीडिंग प्लेस को इरेडिकेट करना पड़ेगा। वैसे कुछ बीमारियां बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से, सीमेन के कांटेक्ट में, ब्लड के कांटेक्ट में, किसी भी फ्लूइड के कांटेक्ट में, सलाइवा के कांटेक्ट में, स्वेट के कांटेक्ट में से भी कुछ बीमारियां फैलती है, लाइक हेपेटाइटिस। मतलब इवन हैंड शेकिंग, स्वेट कांटेक्ट से भी बीमारियां फैलती हैं। जो सीमेन के कांटेक्ट से एड्स फैलता है, तो सिफिलिस हो गया, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड ट्राइकोमोनियासिस, दीज बिलोंग टू एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं। मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि एक बड़े से एरिया में बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं, महामारी हुई है, एपिडेमिक फैला है, तो ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए, हार्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए आप क्या क्या मेथड्स ऑप्ट करेंगे या सजेस्ट करेंगे। तो नंबर 1 सीधी सी बात आती है पर्सनल हाइजीन। हम अपनी साफ सफाई, ओरल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उसकी साफ सफाई, नहाना धोना, एवरीथिंग उसका ध्यान रखेंगे। पब्लिक हाइजीन की बात करें तो आसपास हमारा जो सीवेज है वो क्लीन होना चाहिए, ब्रीडिंग प्लेस नहीं होना चाहिए, आसपास की साफ सफाई की हम ध्यान रखेंगे। अवॉइड क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। यदि बहुत ही कम्युनिकेबल डिजीज है, बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज है, तो हम बिलोंगिंगनेस या हम उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट को प्रिवेंट कराएंगे। जैसे जनरल प्रोफाइलेक्सिस कोविड की बात करूं कि कोविड में हमने जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स क्या फॉलो किया था बेटा, आइसोलेशन। ऐसे पर्सन को हमने सेपरेट रूम प्रोवाइड किया था ताकि अदर पर्सन को, फैमिली के अदर पर्सन को उस इन्फेक्शन से बचाया जाए। कंट्रोल वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस, उसकी ब्रीडिंग प्लेस को कंट्रोल करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ लार्विसाइड एंड लेमुशिया फिश इन पॉन्ड। यदि आप देखते हो बारिश के मौसम में बहुत सारा, मतलब मानसून सीजन में बहुत सारा रिस्क होता है मलेरिया फैलने का, तो इस सीजन में डिचेस में, पॉन्ड में, जहाँ पे मॉस्किटो के लार्वा ग्रो हो रहे होते हैं, वहां पे हम एक बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं बेटा। हम उस लार्वा को खाने के लिए, मॉस्किटो के लार्वा को फेड करने वाले फिशेस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लेमुशिया फिश। इंपॉर्टेंट है, इट इज द मीन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। हम कोई भी कैरोसिन ऑयल यूज नहीं कर रहे। और भी बहुत सारे आप देखते हैं कि मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे होता है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि डिजीज को लार्ज स्केल पे फैलने से रोका जाए, किसी भी तरह की मॉर्बिडिटी को रिड्यूस किया जाए ना। तो द बैलेंस डाइट, योगा, रेगुलर एक्सरसाइज, इससे हम हेल्दी रह सकते हैं और डिजीज को प्रिवेंट करा सकते हैं। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, लार्ज स्केल पे बहुत सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया जाता है, MMR प्रोग्राम चलाया जाता है, DPT वैक्सीनेशन, BCG वैक्सीनेशन, छोटे बच्चों को, 5 साल तक के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेट कराया जाता है ताकि उनको बहुत सारी रिलेटेड डिजीज से बचाया जा सके। एंड विद हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने बहुत सारे डिजीज को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया, लाइक स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली इरेडिकेटेड है, ड्रेडेड कंडीशन में नहीं पहुंचता। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक एंड वेरियस ड्रग इनेबल अस फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज। बहुत सारे अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रग्स ढूंढे जा रहे हैं, डिस्कवर कराए जा रहे हैं ताकि इन्फेक्शन को लार्ज स्केल पे फैलने से रोका जाए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके साइड इफेक्ट को मिनिमाइज किया जाए। अवेयरनेस प्रोग्राम रिगार्डिंग इनक्योरेबल डिजीज लाइक एड्स। एड्स टिल डेट हमारे लिए एक हेडेक है बेटा, उसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। उसके प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए आपने सुना होगा वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अपने इंडिया में नाको ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो टाइम टू टाइम सेमिनार, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, बहुत सारे नुक्कड़ नाटक के थ्रू लोगों को एजुकेट कराते हैं रिगार्डिंग प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एड्स, ताकि एड्स की फर्दर स्केलिंग को रोका जाए, फर्दर इंक्रीज नंबर को रोका जाए। नाउ कम ओवर द डिजीज। बहुत सारे एजेंट, बहुत सारे माइक्रोब जो डिजीज कॉज करते हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं बेटा। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉमनली नोन एज पैथोजेंस। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज नहीं करते, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल टू अस। बहुत सारे इंडस्ट्रियल लेवल पे, हाउस होल्ड आइटम में हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम इल और नेगेटिव रोल ऑफ माइक्रोब पढ़ने वाले हैं। लिविंग इन और ऑन द होस्ट, मतलब कुछ पैथोजेन इनसाइड द बॉडी होते हैं, कुछ आउटसाइड द बॉडी होते हैं, एंड दीज आर जनरली पैरासिटिक इन नेचर, होस्ट की बॉडी में रहते हैं और डिजीज को कॉज कराते हैं। मल्टीप्लाई इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड
फंक्शनल डैमेज, बहुत सारे डैमेज करा सकते हैं आपकी बॉडी में। कैन सर्वाइव एट हार्श पीएच एंड एंजाइम, हार्श पीएच एंड एंजाइम पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। मतलब जो पैरासाइट है उसके अंदर बहुत सारे एडेप्टेशन पढ़ा होगा आपने, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और हम कहें कि नर्वस सिस्टम पुअर डेवलप होता है उनका, और यदि हम बात करें उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत हाई होता है। ये कुछ एडेप्टेबल फीचर्स देखे गए हैं पैरासाइट के अंदर। नाउ कम फॉर द पैथोजेनिक डिजीज, इस कैटेगरी में हमारे सिलेबस में बहुत सारी डिजीज है और हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन 3 मार्क का पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाएगा बेटा? सबसे पहला, किसी भी डिजीज का कॉजिंग एजेंट, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एपिडेमियोलॉजी, ट्रांसमिशन पूछा जा सकता है, हाउ इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनहेल्दी टू हेल्दी वन, उसका प्रिवेंटिव मेजर पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट उसके सिम्टम पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन हम सारे पैथोजेनिक डिजीज को कवर करेंगे। नाउ कम ऑन द फर्स्ट डिजीज व्हिच इज नोन एज बैक्टीरियल डिजीज। इसमें आपके सिलेबस में 2 ही डिजीज है, नंबर 1 टाइफाइड एंड नंबर 2 इज निमोनिया। टाइफाइड की बात करूं तो उसकी मैं एपिडेमियोलॉजी की बात करूं तो इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेटा। एक तो बनता है कि जो टाइफाइड है उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट भी बोलते हैं उसको, विडाल टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट है विडाल टेस्ट, अलाइसा टेस्ट के थ्रू भी डिटेक्ट होता है, तो दिस इज कंफर्मेटरी टेस्ट। फाइनली कंफर्म करते हैं कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो डिजीज पर्सन है, सफर फ्रॉम टाइफाइड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विडाल टेस्ट, जिसके थ्रू हम डायग्नोज कर रहे हैं टाइफाइड पेशेंट को। ऑर्गन अफेक्टेड की बात करूं तो ये मेनली अफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। जो टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेस्ट करता है, और टाइमली इसको ट्रीट ना किया जाए तो इट लीड टू परफोरेशन इन योर इंटेस्टाइन, आपकी आंतों में छेद कर देता है, इट लीड टू डेथ हो सकती है। सिम्टम की बात करूं तो सस्टेन्ड हाई फीवर, 100 to 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर रहेगा, इसमें डिग्री सेल्सियस में मेंशन है यहाँ पे। स्टमक पेन रहेगा, हेडेक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगी कब्ज की क्योंकि ब्लॉकेज हो रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, सीवियर केस इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अगर, मतलब टाइफाइड को हम हल्के में नहीं ले सकते, बहुत ही क्रॉनिक डिजीज हो सकती है। टाइफाइड मैरी की बात करूं तो एनसीईआरटी में एक नेम मेंशन है बेटा, मैरी मेलन का। क्या था? ये कुक थी बाय प्रोफेशन, और अनहाइजीनिक कुकिंग प्रैक्टिस के थ्रू जो भी इनके ढाबे पे लोग खाने के लिए आते थे, वो रेगुलर विजिट करते थे जो कस्टमर, दे ऑल सफर फ्रॉम टाइफाइड, मतलब इन्होंने लार्ज स्केल पे टाइफाइड फैलाया था, इसीलिए इनको टाइफाइड मैरी, मतलब मेडिसिन के फील्ड में इनको टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता है। A cook by profession was a typhoid carrier who spread typhoid through the food she prepared। तो जो अनहाइजीनिक कुकिंग प्रैक्टिस थी, क्योंकि जो टाइफाइड है इज ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर एंड यदि हम कहें कि फीकल ऑरल रूट ट्रांसमिशन, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कंजप्शन से बीमारी होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिजीज, निमोनिया। निमोनिया सुनते ही आपके दिमाग में आता है डेफिनेटली आपके बॉडी के कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करने वाला है, लंग्स को। बहुत ही ड्रेडेड डिजीज है, अपने इंडिया में छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी देखी गई है इस बीमारी से। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज दिस डिजीज। बहुत ही क्रॉनिक, मतलब कह सकते हैं नॉट ए क्रॉनिक डिजीज, बहुत ही फेटल डिजीज हो सकती है यदि टाइमली ट्रीट ना किया जाए। ऑर्गन अफेक्टेड की बात करूं तो अल्वेलाई ऑफ लंग्स, अल्वेलाई वो फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की विच पार्टिसिपेट इन गैसेस एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है ब्लड और अल्वेलाई के अक्रॉस, वो पार्शियल प्रेशर या हम कहें कि प्रेशर ग्रेडियंट के बेस पे होता है। सिम्टम की बात करूं तो प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन ड्यू टू फ्लूइड फिल्ड अल्वेलाई, क्योंकि अल्वेलाई में फ्लूइड फिल हो गया है तो देयर इज नो गैसेस एक्सचेंज, तो धीरे धीरे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल घटेगा और CO2 का लेवल बढ़ेगा। फीवर होगा, चिल होगा, कफ होगा, हेडेक होगा, हाई ग्रेड फीवर होता है इस बीमारी में भी, और सांस लेने में डिफिकल्टी, सीवियर चेस्ट पेन व्हाइल ब्रीदिंग, सांस लेने छाती में दर्द होना। इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल घटता जा रहा है, तो नाखून जो आपके होते हैं नेल्स, फिंगर की नेल्स हो गई या लिप्स हो गए या आपकी एक्सट्रीमिटीज हो गई, नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चे का हाथ पैर नीला पड़ना तो ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, और डेथ भी करा सकती है। नाउ कम ओवर द वायरल डिजीज। वायरल डिजीज की बात करूं तो एक ही एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस, राइनो वायरस लीड टू राइनाइटिस, ये अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को, नोज को और अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को ही अफेक्ट करता है अप टू थ्रोट, लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज को ही अफेक्ट नहीं करता, इन्फेक्ट नहीं करता। तो ऑर्गन अफेक्टेड इज नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, ना तो होल
only upper respiratory phases. सिम्टम की बात करूं तो नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, या तो नाक जाम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, या वाटरी डिस्चार्ज, नाक से पानी बहना शुरू होता है, सोर थ्रोट, गला खराश होना, हॉर्सनेस इन वॉइस, कफिंग, हेडेक, टायर्डनेस, बहुत ज्यादा बॉडी में पेन होता है, जॉइंट पेन हो सकता है। इट डज नॉट इन्फेक्ट लंग्स एंड इट्स सिम्टम यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। जनरली हम वायरल डिजीज में कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करते। नाउ कम ऑन द थर्ड कैटेगरी ऑफ डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथ किसको बोला जाता है? तो हेलमिंथ वॉर्म्स को बोला जाता है, जिसमें आपके फ्लैट वॉर्म आते हैं, राउंड वॉर्म आते हैं। तो इस कैटेगरी में एनसीईआरटी ने दो डिजीज को एक्सप्लेन किया है, नंबर 1 एस्केरियासिस, नंबर 2 एलिफेंटियासिस। देखते हैं। एस्केरियासिस के बारे में आपने सुना ही होगा कि छोटे बच्चों में वॉर्म्स हो जाता है, और इसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन भी स्कूल लेवल पे, लार्ज लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू सर्कुलेट होती है, अल्बेंडाजोल। तो देखते हैं एस्केरियासिस की कॉजिंग एजेंट। इट इज कॉज्ड बाय एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड, राउंड वॉर्म से बिलोंग करता है, बिलोंग टू फाइलम एस्के हेलमिंथ। ऑर्गन इफेक्ट की बात करूं तो इट आल्सो अफेक्ट इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है बेटा। सिम्टम की बात करूं तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, माइल्ड फीवर रहेगा, मस्कुलर पेन, एनीमिया, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट किसने कंज्यूम कर लिया? इस वॉर्म ने। तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर सीवियर वीकनेस भी देखी गई है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। दीज आर द मेजर सिम्टम्स कॉज्ड बाय एस्केरिस वॉर्म। एलिफेंटियासिस परमानेंटली क्योरेबल डिजीज है, बहुत सारे एंटी हेलमिंथिक ड्रग मार्केट में अवेलेबल है, और उस प्रोसेस को डीवॉर्मिंग भी बोलते हैं। एलिफेंटियासिस एंड फिलारियासिस, इट इज कॉज्ड बाय बुचेरिया वॉर्म, बुचेरिया वॉर्म जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में फिलेरिया वॉर्म कहते हैं। इसकी दो स्पीसीज मेंशन है बेटा, बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड बुचेरिया मलाई। ऑर्गन अफेक्ट की बात करूं तो इसमें अफेक्ट होता है आपका लिम्फेटिक वेसल। कौन क्या अफेक्ट होता है? लिम्फेटिक वेसल। सिम्टम की बात करूं तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन in which they live for many years, resulting in gross deformities, that is limbs, genital organs। ये मेनली यदि मैं बात करूं तो ये आपके लिम्फेटिक वेसल्स में ब्लॉकेज करता है, जिसकी वजह से चलना फिरना मुश्किल हो गया। लोअर लिम्स में ये मेजर अफेक्ट करता है, डिफॉर्मिटीज आने शुरू हो जाते हैं जेनिटल ऑर्गन्स में, लीड टू पुअर मॉर्बिडिटी, क्योंकि जब पर्सन चल फिर ही नहीं पा रहा तो उसको अदर प्रॉब्लम्स, अदर इश्यूज भी आने शुरू होते हैं, और इट इज ट्रांसमिटेड बाय बाइटिंग ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो। नाउ कम ओवर द नेक्स्ट डिजीज, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज की बात करूं तो इसमें भी अगेन सिंगल डिजीज आपके सिलेबस में मेंशन है, रिंग वॉर्म, दाद बोलते हो जिसको आप। यदि मैं पैथोजन की बात करूं, इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करूं तो इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन फंगस। कुछ फंगस ऐसे हैं जो आपके स्कैल्प जो स्कैल्प है इसको अफेक्ट करते हैं, कुछ आपके इंटरडिजिटल एरिया को अफेक्ट करते हैं, कुछ अंडर आर्म और अंडर थाई ग्रोइन रीजन को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है। तो बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड इज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। सिम्टम की बात करूं तो ड्राई स्केली लेजन्स एंड इंटेंस इचिंग। यदि बहुत ज्यादा स्केली लेजन्स आ रहे हैं, दाद आ रहे हैं, उसमें इंटेंस इचिंग आ रहा है, तो डेफिनेटली वो ड्राइनेस नहीं है, वो कौन सी डिजीज है? रिंगवॉर्म है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा ये मेनली स्कैल्प को, ग्रोइंग रीजन को, थाई रीजन को, अंडर आर्म रीजन को या नेक रीजन को ही क्यों अफेक्ट करता है? तो हीट एंड मॉइस्चर मेक द फंजाई थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज इन ग्रोइन और बिटवीन टोज। जहां पे आपकी स्किन फोल्ड हो रही है, वहां पे मॉइस्चर है, स्वेट है, तो वहां पे ये फंगस बहुत तेजी से थ्राइव करते हैं, ग्रो करते हैं। एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल एंड बिलोंगिंग इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स सच एज सॉइल, कॉम्स एंड क्लॉथ। यदि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के यूज्ड आर्टिकल्स को शेयर कर रहे हैं तो उससे ये बीमारी फैलती है, तो इसको बोलते हैं फॉर्माइट बॉर्न डिजीज। आफ्टर फंगल डिजीज हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन डिजीज। इसके अंदर आपके 2 डिजीज सिलेबस में है बेटा, एक अमीबिक डिसेंट्री जिसको हम अमीबियासिस बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज मलेरिया। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन मलेरिया पे है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पूछी जाती है। तो अमीबियासिस की बात करें तो पैथोजन जो है बेटा एंटमीबा हिस्टोलेटिका, पता ही है आपको, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो इसकी ट्रांसमिशन होती है अगेन कंटामिनेटेड वाटर इनटेक, स्टैग्नेंट वाटर इनटेक से होती है। यदि एरिया अफेक्टेड की बात करूं तो ये किसको अफेक्ट करता है? लार्ज इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। सिम्टम की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, सीवियर कॉलिक क्रैम्प, कोलोन के एरिया में सीवियर कॉलिक पेन होता है, सीवियर क्रैम्प्स आते हैं,
स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, मतलब लंबे टाइम तक यदि इन्फेक्शन परसिस्ट करता है तो म्यूकस डिस्चार्ज और ब्लड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है स्टूल। नाउ कम टू द सेकंड डिजीज जिसके ऊपर श्योर क्वेश्चन आपके बोर्ड में कवर होता है, मलेरिया। यदि मैं मलेरिया की कॉजिंग एजेंट की बात करूं तो पैथोजन है इसका प्लाज्मोडियम स्पीसीज। देयर आर 4 स्पीसीज। नंबर 1 इज प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ये जो तीनों है बेटा ये लेस फेटल है, मतलब दिस लीड टू बेनाइन मलेरिया, दिस लीड टू बेनाइन मलेरिया, लोकलाइज्ड होते हैं लिवर एंड आरबीसी तक। लेकिन जो फेल्सीपेरम है दिस इज हाईली फेटल मलेरिया जिससे मोर्टेलिटी होती है, मैलिग्नेंट मलेरिया है, ये बॉडी के अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है, स्पेशली ब्रेन को। एरिया अफेक्टेड की बात करूं तो मेनली अफेक्ट होता है आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल, हेंस इट लीड टू सीवियर एनीमिया। सिम्टम्स क्या आते हैं? अगेन जो मलेरिया का सिम्टम आप लोग लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, सीवियर चिलिंग सेंसेशन विद फीवर, हाई फीवर आता है, रिकरेंट फीवर होता है, हर 48-72 आवर्स के बाद फीवर की साइकिल रिपीट होती है और बहुत चिलिंग सेंसेशन के साथ फीवर अपीयर होता है। चिल, हाई फीवर, रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब आफ्टर एवरी 24, 48 और 72 आवर्स डिपेंडिंग ओवर द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ स्पेसिफिक प्लाज्मोडियम स्पीसीज। Every 3-4 days, if not treated, can prove to be fatal. वेक्टर की बात करूं तो यदि मलेरिया आपने सुना है कि लार्ज स्केल पे फैलती है, इसको ट्रांसमिट कौन करती है बेटा? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अब आ जाते हैं इसकी लाइफ साइकिल पे। यदि मैं प्लाज्मोडियम की बात करूं तो जो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये इट रिक्वायर्ड 2 होस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल। इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट चाहिए? 2। जिसके अंदर ये अपना सेक्सुअल फेज कंप्लीट करता है उसको हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं, और जिसमें ये ए सेक्सुअल फेज कंप्लीट करता है इसको हम सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम के केस में जो फीमेल एनोफिलिस है वो प्राइमरी होस्ट है और जो ह्यूमन बीइंग है वो उसका सेकेंडरी होस्ट है। क्लियर? तो जैसे ही मॉस्किटो, एक क्वेश्चन आता है क्या फ्रेशली मोल्टेड मॉस्किटो जो अभी अभी एग से निकला है क्या वो मलेरिया कॉज करेगा? नो, नॉट एट ऑल। मलेरिया कॉज करने के लिए प्लाज्मोडियम के सेलिवरी मॉस्किटो के सेलिवरी ग्लैंड में एक इन्फेक्टिव स्टेज होना चाहिए बेटा, जिसको हम स्पोरोजोइड कहते हैं। मतलब जब तक मच्छर इज एवरी बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो लीड टू मलेरिया? नो। जब वो मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो हमें बाइट करती है फॉर इनटेक ऑफ ब्लड मील, थोड़ा सा ब्लड मील लेती है वो अपने एग के यॉक को बनाने के लिए, तो उस टाइम पे वो अपनी बॉडी में एक इन्फेक्टिव स्टेज इंट्रोड्यूस करती है। किसकी इन्फेक्टिव स्टेज? प्लाज्मोडियम की, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट। तो क्वेश्चन आता है कि नेम द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मलेरिया हो रहा है प्लाज्मोडियम की कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज एंटर करती है? तो स्पोरोजोइट। तो देखिए आप जल्दी से, जैसे ही फीमेल एनोफिलिस इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट ह्यूमन तो वो आपकी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देगी बेटा? स्पोरोजोइट इंजेक्ट कर देगी, जिसको हमने नाम दिया इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। ये जो स्पोरोजोइट है एज सून एज ब्लड के थ्रू किसमें एंटर कर जाएगा? लिवर में, और लिवर सेल में जाके अंडरगो मल्टीपल फिजन, जिस प्रोसेस को बोलते हैं लिवर साइजोगोनी, PYQ है नेट का, व्हिच इज आल्सो नोन एज प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। मतलब आरबीसी को अफेक्ट करने से पहले प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज सबसे पहले किसमें एंटर करती है? लिवर में। लिवर सेल में वो रिपीटेटिव मल्टीपल फिजन करती है और अल्टीमेट लिवर सेल की क्या करती है? बस्टिंग करती है। इसी टाइम पे प्लाज्मोडियम अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। अब जो स्टेज अपीयर हुई है लार्वल स्टेज की, वो बहुत ही ग्रेगेरियस फीडर है। फर्दर फीडिंग करने के लिए किसमें एंटर करेगी बेटा? अगेन एंटर इनटू आरबीसी। तो देखिए पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, पूछा जाए तो मल्टीपल फिजन इन लिवर सेल, बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू ब्लड। अब फिर से कहां आ चुके हैं ये पैरासाइट? ब्लड में आ चुके हैं, और ब्लड में अब इसको बहुत ज्यादा फूड की डिमांड है, तो नाउ इट एंटर इनटू न्यू आरबीसी, यू कैन कॉल आरबीसी के अंदर एंटर करते हैं। और आरबीसी में इसको बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन मिलता है, बिकॉज आरबीसी इज फुल बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं हर एक आरबीसी में, उसके ऊपर फेड करता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, मल्टीपल फ्यूजन करता है और आरबीसी की बस्टिंग कराता है। हीमोग्लोबिन को खाता जा रहा है तो इट रिलीज सर्टेन टाइप ऑफ ग्रेन्यूल नोन एज स्कफनर ग्रेन्यूल, और यही स्कफनर ग्रेन्यूल एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन। क्या बोलते हैं बेटा? हीमोजोइन। तो हीमोजोइन जो है यही वो केमिकल है जो रिकरेंट फीवर करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या स्पोरोजोइट के एंटर होते ही फीवर अपीयर हो गया? नो। जब तक आपकी बॉडी में हीमोजोइन प्रोड्यूस
नहीं होगा तब तक आपकी बॉडी में चिलिंग सेंसेशन विद फीवर नहीं आएगा। इसलिए इसमें रिकरेंट फीवर आता है, मतलब साइकिल रिपीट होती है एवरी 2, 3, 4 डेज के बाद। Erythrocytic cynomolgus parasite reduce asexually in RBC, busting RBC, causing cycle of fever and other symptoms. Other symptoms chilling sensation, बॉडी में पेन होना, इस तरह के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। गैमेटोसाइट इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ फीमेल एनोफिलिस डेवलप इन आरबीसी। अब देखो आप आरबीसी में क्या बन चुके हैं बेटा, गैमेटोसाइट्स बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? गैमेटोसाइट। इन गैमेटोसाइट को जैसे फिर से फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हमें हमारे को बाइट करेगी, इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी फॉर ब्लड मील, तो उसकी बॉडी में गैमेटोसाइट एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे? गैमेटोसाइट। और जैसे ही गैमेटोसाइट एंटर करेंगे बेटा, ये गैमेटोसाइट मॉस्किटो की बॉडी में जाके मेल एंड फीमेल गैमेट बनाएंगे उसके गट में, और उन गैमेट की फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद एक मोटाइल जाइगोट बनेगा जिसको ookinete बोलते हैं। ये सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है? मॉस्किटो के गट में। गट से फर्दर जो मोटाइल जाइगोट है वो कहाँ माइग्रेट कर जाएगा? सैलिवरी ग्लैंड पर, और वहां जाकर क्या बना देगा? स्पोरोजोइड। तो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइड एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सैलिवरी ग्लैंड एंड रेडी फॉर नेक्स्ट इन्फेक्शन। इस तरह की प्रोसेस चलती है बेटा। क्लियर? नाउ कम ओवर द नेक्स्ट डिजीज, एड्स। इसके ऊपर लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी का। तो आप देखिए कि एड्स के बारे में आप लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज कॉज्ड बाय एचआईवी। सबसे पहला जो एड्स पेशेंट का केस था यूएसए में नोटिस हुआ था इन द ईयर 1981। तो कॉजिंग एजेंट की बात करूं तो एचआईवी वायरस है, रेट्रोवायरस है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। लाइफ साइकिल की बात करूं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाई रिस्क इंडिविजुअल की बात करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके सीबीएसई में। एंट्री ऑफ वायरस इन बॉडी, आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, प्लेसेंटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इन्फेक्टेड नीडल। हम बार-बार रिपीटेड पढ़ चुके हैं कि इस मीन से एड्स फैलता है अनहेल्दी टू हेल्दी वन। हाई रिस्क फैक्टर की बात करूं कि किनको एड्स होने के, किनको एचआईवी इंफेक्शन होने के चांस ज्यादा है, तो जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर फॉलो करते हैं या जो प्रोस्टिट्यूशन के ऑक्यूपेशन में होती हैं, उन फीमेल्स को इसका रिस्क ज्यादा होता है। मदर टू फीटस हो सकता है बेटा, यदि मदर एचआईवी पॉजिटिव है तो उसके फीटस को इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकती है क्रॉस प्लेसेंटा। रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बार-बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है, इलीगल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है, या हम कहेंगे विदाउट चेकिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है। एंड ड्रग एडिक्ट, यदि कोई ड्रग एडिक्ट है और आपस में निडल शेयर कर रहे हैं, स्पेशली इंट्रावेनस बहुत सारी ड्रग्स ली जाती है, तो उसके वो भी हाई रिस्क पे है। नाउ कम ओवर एंट्री इनटू बॉडी सेल। आपकी बॉडी में एचआईवी का टारगेट साइट क्या है? तो ये आपकी इम्यून सेल को टारगेट करता है, स्पेशली कौन से सेल को? मैक्रोफेजेस एंड हेल्पर टी सेल को, और दोनों सेल में साइमल्टेनियस एंटर करता है। ऐसा नहीं है कि पहले मैक्रोफेज और पहले हेल्पर टी सेल, किसमें? तो दोनों में एंटर करेगा। लेकिन ये जो एचआईवी वायरस है ये अपने जीनोम की रेप्लिकेशन कराता है इन द मैक्रोफेजेस, और अपने नंबर्स को भी कहां पे मल्टीप्लाई करवाता है? अपने नंबर्स को इंक्रीज कराता है किस सेल में बेटा? मैक्रोफेजेस में। इसीलिए मैक्रोफेज को एचआईवी फैक्ट्री कहा जाता है। तो फटाफट लाइफ साइकिल देखेंगे। जनरली आपके बोर्ड में पिक्चर के फॉर्म में ये साइकिल दी होगी और 1 2 3 करके उसके सीक्वेंस पूछी जाएगी। तो देखिए आप, दिस इज वायरल प्रोटीन कोड विद आरएनए कोड, दिस इज एचआईवी वायरस। इसने अपने प्रोटीन कोड को बाहर छोड़ दिया और किसको इंट्रोड्यूस कर दिया आपकी बॉडी में? आरएनए को, वायरल आरएनए को। क्योंकि आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो ये आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए सबसे पहले अपने आरएनए को किसमें कन्वर्ट करेगा? वायरल डीएनए में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो पहला स्टेप है वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस इनटू सेल, प्रोटीन कोड रिमेन आउटसाइड। सेकंड स्टेप देखिए, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसीलिए इसको रेट्रोवायरस कहा जाता है। अब जो वायरल आरएनए था वो किसमें चेंज हो गया? वायरल डीएनए। अब वायरल डीएनए क्या साइटोप्लाज्म में ही रहेगा? नो, इट स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग इनसाइड द host genome with the help of integrase enzyme. Viral DNA incorporate into host genome with the help of integrase enzyme. अब देखिए, this is nucleus of host cell, ये हमारा host DNA है, उसके साथ जाके वायरल डीएनए इंटीग्रेट हो गया और हमारी सारी सेलुलर मशीनरी को यूज करके अब ये अपनी आरएनए बनाएगा, अपना प्रोटीन कोड बनाएगा, कैन यू कॉल, ये नए नए वायरल प्रोजेनी बनाएगा। तो न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल, नए नए आरएनए बनते जा रहे हैं, नए नए प्रोटीन कोड बनते जा रहे हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन सेंट्रल डोग्मा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो न्यू वायरस आर प्रोड्यूस्ड, बहुत सारे प्रोजेनी वायरस प्रोड्यूस हो चुके हैं। दिस इज द स्टेप नंबर 5। नाउ द नेक्स्ट स्टेप,
अब इस सेल की बस्टिंग हो गई, न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल से हेल्पर टी सेल। ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि किसको इन्फेक्ट करता है, बस मैंने यहाँ पे डायग्राम में ये बताया है कि जो नए एचआईवी पॉजिटिव वायरस बनते हैं वो मैक्रोफेजेस के अंदर बनते हैं, इसीलिए मैक्रोफेजेस को एचआईवी फैक्ट्री कहा जाता है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। अब छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट 1 मार्क क्वेश्चन या कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एचआईवी कॉल्ड रेट्रोवायरस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी। मैक्रोफेजेस को एचआईवी फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि यहीं पे एचआईवी रेप्लिकेट करता है, अपनी नंबर्स को बनाता है, अपनी कॉपीज को बढ़ाता है। एचआईवी एंटर इनटू मैक्रोफेजेस एंड टीएच सेल हेल्पर टी सेल साइमल्टेनियसली, एक साथ। तो बहुत तेजी से नंबर घटते जा रहे हैं हेल्पर टी सेल के, बहुत तेजी से नंबर घटते जा रहे हैं मैक्रोफेजेस के। तो इससे आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, वीक हो जाएगा एंड दे आर मोर प्रोन टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। यदि कोई भी सिंपल से सिंपल माइक्रो आपकी बॉडी में एंटर करे तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगी। तो इनिशियल सिम्टम इज बाउट ऑफ फीवर, अनएक्सप्लेन्ड फीवर रहता है, डायरिया रहता है, वेट लॉस रहता है, नाइट स्वेटिंग होती है। ये कुछ कॉमन सिम्टम है जिसको पर्सन इग्नोर कर देते हैं। एंड दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, यदि कोल्ड हो गया तो कोल्ड है, फीवर है तो फीवर है, कंटिन्यू ऐसा परसिस्टेंट इन्फेक्शन बना रहता है। लेटर द इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट इज प्रोन टू इन्फेक्शन स्पेशली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किनका इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, वायरसेस, फंजाई, टॉक्सोप्लाज्मा, कैसा भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए उसकी बॉडी अब रेडी नहीं है। मतलब जो भी पैथोजन आएंगे वो उसकी बॉडी में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। एंड दिस डिजीज इज नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज, इसीलिए इस बीमारी को अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज कहा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं तो 6 मंथ टू 10 ईयर। कुछ पेशेंट में इसके सिम्टम 6 महीने में आने शुरू हो जाते हैं और कुछ पर्सन में इसके सिम्टम आने में 10 साल लग जाते हैं। तो बहुत ही लंबा इंक्यूबेशन पीरियड देखा गया है एचआईवी इन्फेक्शन में। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें कि यदि किसी पर्सन को परसिस्टेंट इन्फेक्शन बना हुआ है, बॉडी में पेन बना हुआ है, वेट लॉस होता जा रहा है, तो डॉक्टर इस डिजीज को मतलब डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट कंडक्ट कराता है जिसको बोलते हैं अलाइसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, व्हिच इज बेस्ड ओवर द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ये टेस्ट प्रिंसिपल पूछा जाता है बेटा। कंफर्मेटरी टेस्ट, यदि सपोज इस टेस्ट ने बता दिया कि हाँ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एचआईवी, तो क्या हम इसको रिलायबल मानेंगे? नो। एक और टेस्ट कंडक्ट करते हैं फाइनल कंफर्मेशन के लिए, दैट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ट्रीटमेंट की बात करें तो परमानेंट ट्रीटमेंट तो एचआईवी का टिल डेट तक नहीं है बेटा, लेकिन देयर आर सो मेनी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। ऐसे ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो इस वायरस की रेप्लिकेशन को रोक देते हैं एंड प्रोवाइड लॉन्जिविटी टू पेशेंट। पेशेंट लंबी जिंदगी जी सकता है, लेकिन हाँ उसकी डेथ को वो नहीं रोक सकते क्योंकि परमानेंट ट्रीटमेंट टिल डेट अवेलेबल नहीं है। प्रिवेंशन की बात करें तो मेकिंग ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम एचआईवी, इस तरह के ब्लड बैंक बनाए जाए जहाँ पे एक भी इन्फेक्टेड ब्लड सैंपल ना रखा हो। यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल एंड सिरिंजेस, सिंगल टाइम यूज ऑफ नीडल मार्केट में आ चुके हैं। सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इस तरह के नीडल यूज किए जाते हैं ताकि फर्दर अदर मतलब इसके रिस्क फैक्टर एंड ट्रांसमिशन को रोका जाए। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज वेल एज इन फ्यू प्राइवेट हॉस्पिटल, कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज। तो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ एचआईवी। ये बेटा कैंसर के बारे में, कैंसर जो है वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है और ग्लोबली बहुत सारे पीपल को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। यदि मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि नॉर्मल सेल कैसे डिफर कर रहे हैं कैंसर सेल से, तो फटाफट फीचर्स देखेंगे। नॉर्मल सेल वर्सेस कैंसर सेल। सबसे पहला आता है सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो कैंसर है इट अराइज ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। बहुत तेजी से सेल डिवाइड करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, उसी को हम कैंसरस ग्रोथ कहते हैं। तो हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड इन केस ऑफ नॉर्मल सेल, बट दिस रेगुलेशन गेट लॉस्ट इन केस ऑफ कैंसर सेल। तो इट इज अनकंट्रोल्ड एंड नॉन रेगुलेटेड सेल डिवीजन, मतलब नॉन रेगुलेटेड, कोई रेगुलेशन नहीं है, कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड करते चले जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सबसे यूनिक प्रॉपर्टी, कांटेक्ट इनहिबिशन। बाय वर्च्यू ऑफ इट सेल प्रिवेंट अनवांटेड डिवीजन। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल और यही प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है किसके केस में, कैंसर सेल। तो कांटेक्ट इनहिबिशन इज प्रेजेंट, वर्च्यू ऑफ व्हिच कांटेक्ट विद ईच अदर सेल विद अदर सेल इनहिबिट देयर ग्रोथ। अनवांटेड ग्रोथ को, अनवांटेड प्रोलिफरेशन को रोकता है।
it get lost, so these cell keep on dividing and form mass of cell called tumor or neoplasm. जब ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है और लंप ऑफ टिश्यू और मास ऑफ टिश्यू बन जाता है, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं और टेक्निकली इट इज सेड टू बी नियोप्लाज्म। तो जब आपके नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाते हैं कैंसरस सेल में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं नियोप्लाज्मिक ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ ट्यूमर ऑन द बेसिस ऑफ दीस पैरामीटर। तो हमने 3 पैरामीटर लिए हैं, लोकेशन, डैमेज एंड मेटास्टेसिस। उसी के बेस पे हमने ट्यूमर को, कैंसर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। यदि बेनाइन ट्यूमर का मतलब ये होता है बेटा लोकेलाइज्ड एंड कैप्सुलेटेड, जो एक पर्टिकुलर साइट, सपोज किसी के ब्रेस्ट में लंप बन चुका है, गांठ आ चुकी है और सिर्फ वो ब्रेस्ट तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, तो हम उसको बोलेंगे बेनाइन ट्यूमर। लेकिन वो बॉडी के अदर पार्ट्स में, अदर सेकेंडरी साइट्स पे भी मूव कर गया है, यूट्रस पे मूव कर गया है, स्टमक में मूव कर गए हैं कैंसर सेल, नाउ इट इज सेड टू बी मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो लोकेशन की बात करूं तो कन्फाइंड टू ओरिजिनल प्लेस जहां पे वो ओरिजिनेट हुआ है। मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो ग्रो रैपिडली एंड स्प्रेड टू अदर एरियाज और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डैमेज की बात करूं तो ये हाईली कैप्सुलेटेड है, एक ही जगह पे, तो लिटिल डैमेज होगा, लेस फेटल होगा, या आप कहें कि प्राइमरी स्टेज है, तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। इन्वेड एंड डैमेज अदर सेल, स्टार्विंग नॉर्मल सेल बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट। तेजी से इन्वेसिव हो चुका है तो आसपास के नॉर्मल टिश्यू को स्टार्व कर देगा, क्योंकि जो कैंसर सेल की टेंडेंसी है, इट टेक्स अराउंड 27 टाइम्स मोर न्यूट्रिएंट देन नॉर्मल सेल। मतलब एक नॉर्मल सेल को 1 ग्राम ग्लूकोज की नीड है, तो कैंसर सेल डिमांड्स 27 ग्राम ग्लूकोज, तो हाईली इन्वेसिव है, तो आपके नॉर्मल सेल को स्टार्व कर देगा। मेटास्टेसिस सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट फाउंड और नॉट सीन केस ऑफ बेनाइन ट्यूमर, बट इट इज कॉमनली सीन इन मैलिग्नेंट ट्यूमर। डेफिनेशन पूछी जाती है बोर्ड में, व्हाट इज मेटास्टेसिस? This is the unique property where the cells slugged from malignant tumor and reach distant site through blood and lymph and start new tumor formation called metastasis। मतलब सपोज ब्रेस्ट से सेल स्लग्ड होके किसी और जगह जा चुके हैं वो कैंसर सेल, तो वहां भी ट्यूमर की फॉर्मेशन कराएंगे, वहां भी कैंसर कॉज करेंगे, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। नाउ कम फॉर द नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। जो नॉर्मल सेल है, एनसीईआरटी कहती है, कंसिस्ट ऑफ प्रोटोसेलुलर ऑन्कोजेन और सी ऑन्क। सुना ध्यान से, हम सबके नॉर्मल सेल में कैंसर कॉजिंग जीन है, बट इट प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, जिसको हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। एंड ड्यू टू एनी रीजन व्हेन दिस जीन गेट एक्टिवेटेड, देन इट ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल, जिसको हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो पॉजिटिव एजेंट फॉर कार्सिनोजन विच ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल, और जब ये जीन एक्टिवेट हो गए तो उसको बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। सुनना ध्यान से, नॉर्मल सेल कंटेन प्रोटो ऑन्कोजीन और योर कैंसर सेल कंटेनिंग ऑन्कोजीन, मतलब जीन गेट स्विच ऑन। जो कैंसर कॉजिंग जीन है वो एक्टिव फॉर्म में आ चुके हैं, और जो एजेंट उनको एक्टिवेट करते हैं, या जो जीन नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो एजेंट नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन सभी को बोला जाता है कार्सिनोजन। देयर आर सो मेनी कार्सिनोजन, द मोस्ट कॉमन इज आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्स-रे एंड गामा रे। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की बात करूं तो अल्ट्रावायलेट रेज विच लीड टू स्किन कैंसर, आपने सुना ही है ओजोन होल का कॉन्सेप्ट। केमिकल एजेंट की बात करूं तो टोबैको स्मोक है, बहुत सारी डाइज हैं, तो ये ऐसे केमिकल्स हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर और कैंसर को लीड कराते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट की बात करूं तो कैरी वायरल ऑन्कोजन, सार्कोमा वायरस है, पैपिलोमा वायरस है, वेरियस टाइप ऑफ कैंसर लीड कराता है अपनी बॉडी में। फिजिकल एजेंट की बात करें तो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, मेटल्स है, प्लास्टिक्स है, आप सुन ही रहे हैं आजकल टेफ्लॉन कोटेड प्लास्टिक जो है, जो प्लास्टिक्स के बने हुए यूटेंसिल्स हैं, उनको भी बैन किया जा रहा है, क्योंकि वो कैंसर के बेसिक कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या आप कह सकते हैं मेजर कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ गो फॉर द डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कि यदि किसी पर्सन को ऐसा सस्पेक्ट हुआ है या ऐसा कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, परसिस्टेंट फीवर है, बहुत तेजी से वेट लॉस हो रहा है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो रही है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, स्पेशली नोज से, माउथ से, वजाइना से, एनल एरिया से, तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं किसके बेटा, कैंसर के। तो डॉक्टर कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे, तो बहुत सारे हम टेक्निक्स पढ़ेंगे, किस बेसिस पे वेलर वो किसको डिटेक्ट करता है। तो अर्ली डिटेक्शन इज सिग्निफिकेंट रोल इन सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर
कैंसर। आपने सुना ही है कि कैंसर को जितना अर्ली डिटेक्ट किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट उतनी ही पॉसिबल होती है, उतनी ही अच्छी होती है, उतनी सक्सेसफुल होती है। टेक्निक में सबसे पहला आता है बायोप्सी। बायोप्सी में इसको बेस है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू। इसमें टिश्यू को उस पार्ट से कट किया जाता है, लंप ऑफ टिश्यू में से छोटा सा टुकड़ा काटा जाता है ट्यूमर वाले पार्ट से, और उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जाता है। और यदि इसमें कुछ भी इस तरह के अनवांटेड न्यूरोप्लाज्म जो, क्योंकि जो कैंसर सेल है वो नॉर्मल सेल से फिजिकली भी डिफरेंट होता है बेटा, तो डिटेक्ट चेंजेस इन टिश्यू, ये डिटेक्ट करता है कि टिश्यू में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जो कैंसर सेल इट इज हाईली इन्वेसिव इन नेचर। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट इट इज यूज्ड टू काउंट सेल काउंट। जैसे आपने सुना है कि इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम बोन मैरो टेस्टिंग करते हैं। रेडियोग्राफी में एक्सरे यूज होता है, जैसे चेस्ट एक्सरे सुना होगा, बहुत एक्सेसिव कफिंग हो रही है, यूरिन कफिंग, ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, तो डॉक्टर सिंपल एक्सरे कैरी आउट करके भी डिटेक्ट करता है कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर और नॉट। तो इंटरनल ऑर्गन कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। हालांकि जो आयनाइजिंग रेज यूज हो रही है इसमें एक्सरे, ये थोड़ी सी फेटल हो सकती है। उसी तरह से बेटा 3D इमेज के लिए सीटी स्कैन अवेलेबल है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन एक्सरे एंड इंटरनल ऑर्गन कैंसर को डिटेक्ट करता है, 3D इमेज को बनाता है, 3 डायमेंशनल इमेज, मतलब थोड़ा सा प्रोग्रेशन पता चलता है, साइज ऑफ ट्यूमर का पता चलता है। एमआरआई की बात करें, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज होती है इसमें, एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग टिश्यू। एमआरआई एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, और हम कहें कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड यूज हो रही है, जो आपके किसी भी लिविंग टिश्यू के साथ कोई इंटरफेरेंस कॉज नहीं करता। तो एमआरआई एक सबसे हम कह सकते हैं कि बेस्ट मेथड ऑफ डिटेक्शन है किसी भी इंटरनल ऑर्गन में, किसी भी तरह की डैमेज को देखने के लिए सॉफ्ट टिश्यू में और किसी भी लिविंग टिश्यू में कि ट्यूमर की कैसी प्रोग्रेशन हो रही है। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की बात करें तो इसमें हम प्रोब्स यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन रिस्पांसिबल फॉर सर्टेन कैंसर। प्रोब्स की हेल्प से, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की हेल्प से हम रेडियो लेबल्ड डीएनए आरएनए की हेल्प से हम बहुत सारे जीन्स को डिटेक्ट करते हैं व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ट्यूमर और कैंसर फॉर्मेशन। एंटीबॉडी बेस्ड ऑन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन सर्टेन कैंसर को डिटेक्ट करने में क्या होता है, यूज होता है। सिंपल आपका बोर्ड एग्जाम में आपको टेक्निक्स पूछी जाएगी और किस बेस पे वो बेस्ड है, मतलब करता क्या है, कैसे डिटेक्ट करता है। ट्यूमर सेल हैव एबिलिटी टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, ये वाला एक कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा। नाउ अबाउट द अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट, देयर आर सो मेनी अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट। कई बार सिंगल अप्रोच सफिशिएंट होता है, लेकिन कई बार हम क्यूमुलेटिव अप्रोच देते हैं। यदि ट्यूमर है तो सर्जिकली रिमूव करेंगे। रेडियोथेरेपी में आसपास की ट्यूमर सेल इरेडिएटेड लिथली, आसपास के एरिया को भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप कोबाल्ट है, आयोडीन है, उससे हम क्या करते हैं, बर्न आउट कर देते हैं ताकि फर्दर ट्यूमर फॉर्मेशन ना हो, प्रोलैप्स ना हो ट्यूमर का, कैंसर का। कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, एनीमिया। कीमोथेरेपी इसमें एंटी कैंसर ड्रग बॉडी में डाले जाते हैं इंट्रावेनसली, जो आपके बॉडी में जो भी कैंसर सेल, मेटास्टेटिक कैंसर सेल है उनको टारगेट करता है। इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो हमारी बॉडी कैंसर सेल को डिटेक्ट करती है एज अ फॉरेन सेल एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो इसीलिए इम्यून सिस्टम को यदि स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली कैंसर को, ट्यूमर सेल को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अल्फा इंटरफेरॉन इज बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, एक्टिवेट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर। तो ये थी आपकी कैंसर की एक्सप्लेनेशन। नाउ मूव टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्यूनिटी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपके बोर्ड के, फटाफट अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लें। एक तो क्वेश्चन बनता है कि इम्यूनिटी टाइप्स कितने टाइप की होती है, कौन कौन से लाइन ऑफ डिफेंस इसके अंदर आते हैं, कितने टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स होता है और कौन कौन से सेल मेनली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यदि मैं इम्यून सिस्टम की बात करूं तो इट इज मेड अप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो फटाफट अपने टॉपिक पे आएंगे बेटा। इम्यूनिटी एबिलिटी होती है बॉडी की टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, एनी एंटीजेंस एंड इज असिस्टेड बाय योर इम्यून सिस्टम। यदि सीधी सी बात करूं तो जब बच्चा पैदा होता है तो बाय बर्थ उसमें कुछ इम्यूनिटी होती है जिसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, बाय बर्थ इम्यूनिटी, कंजेनिटल इम्यूनिटी एंड जेनेटिकल इम्यूनिटी। लेकिन जो बर्थ से लेकर डेथ तक थ्रू आउट द होल लाइफ स्पैन जो उसकी बॉडी एक्वायर करती है, ऑब्टेन करती है थ्रू एनकाउंटर ऑफ पैथोजन, थ्रू एंट्री ऑफ एनी वैक्सीन, उस इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को फर्दर हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया बेटा, इनेट एंड एक्वायर्ड।
है। क्लियर? पैरामीटर्स की बात करूं तो ऑब्जर्व फ्रॉम एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, जो इनेट इम्यूनिटी है इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ एंड इट इंक्लूड टू लाइन ऑफ डिफेंस, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और यदि मैं एक्वायर्ड की बात करूं तो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल एक बच्चे को हमने पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंदर पल्स पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई तो उसकी बॉडी में पोलियोमाइलिटिस वायरस के अगेंस्ट क्या आ गई? इम्यूनिटी। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, व्हेयरएज इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, बाय बर्थ प्रेजेंट है उसमें, तो इट इज प्रेजेंट आफ्टर बर्थ। डिफेंस की बात करूं तो नॉट रिक्वायर्ड एज सच, पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंस नहीं होता, इट जस्ट प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन इनसाइड योर बॉडी एंड शो सम सर्टेन टाइप आल्सो रिस्पांस, कुछ रिस्पांस आते हैं, पढ़ेंगे हम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफेंस रिक्वायर्ड है, या तो वो डायरेक्ट पैथोजन की एंट्री से हो रहा हो या वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू उस बच्चे के बॉडी में या उस पर्सन की बॉडी में इम्यूनिटी आ रही हो। यदि मैं मेमोरी रिकॉर्ड की बात करूं तो इनेट इम्यूनिटी में कोई मेमोरी रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है मेमोरी रिकॉर्ड है। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को या किसी बच्चे को स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन हो गया तो उसकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट मेमोरी सेल बन जाते हैं एंड इट प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, फिर फर्दर उसको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। ऐसा आपने सुना होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी जाता है कि यदि एक बच्चे को स्मॉल पॉक्स होता है तो फर्दर उसको इन्फेक्शन क्यों नहीं होता? इट इज ड्यू टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसकी बॉडी में क्या बन चुके हैं? लाइफ लॉन्ग मेमोरी बीएनटी सेल डेवलप हो चुके हैं। अब आ जाते हैं इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो इट मेनली कंस्टिट्यूट ऑफ बैरियर्स, कुछ बैरियर्स से मिलके बने हैं। बैरियर का नाम ही है बेटा जो पैथोजन एंटीजन की एंट्री को रोके। तो हम इनेट इम्यूनिटी में बैरियर्स पढ़ते हैं अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन, अगेंस्ट एनी एलर्जन, अगेंस्ट एनी एजेंट जो भी आपकी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है। अब यदि मैं टाइप्स ऑफ बैरियर की बात करूं तो 4 टाइप के बैरियर आपके बुक में दिए हुए हैं। नंबर 1 फिजिकल बैरियर, नंबर 2 फिजियोलॉजिकल बैरियर, नंबर 3 सेलुलर एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइटोकाइन एंड सेलुलर बैरियर। साइटोकाइन मैसेंजर भी बोलते हैं इसको, सेलुलर बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर भी बोलते हैं इसको। तो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है। क्लियर? यदि फर्स्ट लाइन फेल होता है तो आपका सेकंड लाइन एक्टिवेट हो जाता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फेल होता है तो आपकी बॉडी का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होता है जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। फिजिकल बैरियर की बात करूं तो इसमें 2 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं बेटा। नंबर 1 इज स्किन, नंबर 1 क्या आ रही है इसमें? स्किन आ रही है एंड नंबर 2 क्या आ रहा है इसमें? म्यूकस आ रहा है। नंबर 2 क्या आ रहा है इसमें? म्यूकस आ रहा है। तो जो स्किन है, स्किन का काम क्या है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, ये आपकी बॉडी में माइक्रोब्स की एंट्री को रोक रही है। और म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, किसी भी इंटरनल ऑर्गन की जो म्यूकोसल लाइनिंग है, ट्रैप माइक्रोब एंटरिंग आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो माइक्रोब्स एंटर हो रहे हैं इट मे थ्रू यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का कोई पैथोजन हो सकता है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन एंटर कर रहा है, जीआई ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है ड्यू टू इंजेक्शन, जब आप खाना खा रहे थे कोई पैथोजन एंट्री कर जाए तो उसको ट्रैप करता है। तो ओवरऑल आप फिजिकल बैरियर में क्या देख रहे हैं कि ये ट्रैप कर रहा है, ये फिजिकल बैरियर क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है, पकड़ रहा है पैथोजन को। क्लियर है? यहाँ पर स्किन डायरेक्ट फिजिकल बैरियर और म्यूकोसल लाइनिंग और म्यूकोसा जो है वो ट्रैप करता है। क्लियर? नाउ कम ऑन द फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 सलाइवा इन माउथ जिसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, एसिड इन स्टमक एंड टीयर्स फ्रॉम आई। आई में भी लाइसोजाइम होता है बेटा टीयर्स में, और आपका डिफेंसिव प्रोटीन होते हैं विच आर बैक्टीरिसाइडल प्रोटीन्स, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। आप देखते हैं आंख में कोई भी कचरा जाता है, कोई भी डर्ट पार्टिकल जाता है तो आप देखते हैं टीयर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो टीयर कंटेनिंग ऑफ लाइसोजाइम एज वेल एज डिफेंसेंस विच आर बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर, ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। तो प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, ये आपके कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है? फर्स्ट लाइन, जिसका मेन है काम prevent the entry and sometimes it retard or stop the growth of microbial activity, और microbial growth को stop करता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यदि फेल हो गया तो कौन सा एक्टिवेट होगा? सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में आपके आते हैं सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर्स। सेलुलर बैरियर में आते हैं मेनली आपके ल्यूकोसाइट, WBC, और WBC आपको क्लास 11th में डिटेल में पढ़ के आए हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, जिसमें आपने पढ़ा था कि WBC 2 टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। और यदि आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने WBC के बारे में पढ़ा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, आप
आप जाके देख सकते हैं कि जो जितने भी WBC हैं, द डायमीटर इज प्रीटी मच सेम, लगभग छोटा, बहुत माइनर डिफरेंस होता है साइज में, लेकिन जो उनका न्यूक्लियस की ओरिएंटेशन है, न्यूक्लियस की शेप है, वो अलग अलग है बेटा। किसी में बाइलोब है, किसी में ट्राइलोब है, किसी में मल्टीलोब न्यूक्लियस है, किसी में बीन शेप न्यूक्लियस है। तो उसके लिए टेक्निकल एक टर्म यूज किया है एनसीईआरटी ने, PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ऐसे ल्यूकोसाइट, ऐसे WBC जिनके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, शेप एंड साइज अलग अलग है। These include neutrophil, monocyte, macrophages and NK cell, natural killer T cell. These all are leukocytes. These are phagocytosed microbes and destroy microbes. ये microbes को खा जाते हैं या destroy कर देते हैं. Now come over the last barrier, that is cytokine barrier, which is known as cellular messenger or also known as biological response modifier. बहुत important question आपके बोर्ड में पूछा जाता है. इसका जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व की बात आ रही है, दीज आर इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? दीज आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन रिलीज्ड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल। सपोज किसी भी सेल में वायरल की इन्फेक्शन हो गई तो वो कुछ केमिकल प्रोड्यूस करेगा बेटा, कुछ स्पेशल प्रोटीन रिलीज करेगा, कुछ सेलुलर मैसेंजर रिलीज करेगा, जिसको हमने नाम दिया इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन इज नेवर सिक्रेटेड बाय नॉर्मल सेल, इट इज सिक्रेटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल, जो आपकी बॉडी में अदर नॉर्मल सेल को अलर्ट करते हैं ताकि फर्दर इन्फेक्शन को रोका जाए। तो प्रोड्यूस्ड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल दैट प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन, दीज आर रेस्पॉन्स मॉडिफायर। एक स्पेशल प्रोटीन है जो आपके वायरल इन्फेक्टेड सेल ने रिलीज किए हैं। तो आपके सेलुलर बैरियर्स और साइटोकाइन बैरियर्स कौन से लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है। अब सपोज फर्स्ट लाइन भी फेल हो गया, सेकेंड लाइन भी फेल हो गया, अब पैथोजन कहाँ पहुंच चुका है बेटा? आपके ब्लड में पहुंच चुका है। तो आपकी बॉडी का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होगा, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। थर्ड लाइन ऑफ इम्यूनिटी की बात करूं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करूं तो इसकी चार प्रॉपर्टी है। नंबर 1 प्रॉपर्टी स्पेसिफिसिटी, एक स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाता है। दूसरा डाइवर्सिटी, यदि अलग अलग पैथोजन पहुंचेंगे तो अलग अलग एंटीबॉडी बनाएगा, तो डाइवर्सिटी है इसमें। तीसरा डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, यही आपका वो लाइन ऑफ डिफेंस है, यही वो आपकी इम्यूनिटी है जो आइडेंटिफाई करता है, डिफरेंशिएट करता है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ कि ये मेरे बॉडी के ऑर्गन है या ये बाहर का है, ये सेल्फ सेल है या नॉन सेल्फ सेल है, इनको आइडेंटिफाई करता है। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी, यदि बॉडी में कोई भी पैथोजन आया है और आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट हुआ है तो डेफिनेटली उस रिस्पॉन्स को, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी बी एंड टी सेल, ताकि जब दोबारा सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन हो, वही पैथोजन का सेकेंड इनकाउंटर हो, तो आपकी बॉडी में बहुत इंटेंस इम्यून रिस्पॉन्स आए, जिसको हम एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। तो नाउ कम ओवर द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिवेट व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस गेट फेल्ड। प्रॉपर्टी मैंने मेंशन कर दी है। बी एंड टी सेल इन्वॉल्व, इसमें मेनली आपसे कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं? लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी सेल्स। क्लियर? अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा कि जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम है, इट इज मेनली कंस्टिट्यूट ऑफ ऑर्गन्स। क्लियर? कोई भी सिस्टम है तो ऑर्गन से मिलकर बना है। क्लियर? तो आपका इम्यून सिस्टम दो तरह के ऑर्गन से बना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। हम एक पिक्चर के फॉर्म में देखेंगे। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करूं तो उसका मेन फंक्शन क्या है, उससे पहले एग्जांपल पे आते हैं। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में थीमस एंड बोन मैरो, एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना है, ह्यूमन बना हुआ है, उसमें एबीसी करके पूछा जाता है बेटा। तो यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा होगा आपको वो थीमस है। क्लियर? फिर हमारा जो हड्डियों के अंदर मैरो कैविटी होती है जिसको बोन मैरो कहते हैं, उसके साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस, वहीं पे आपका सारा ब्लड सेल बनता है। तो थीमस एंड बोन मैरो आपके प्राइमरी ऑर्गन है। और वहीं पे जो आपकी लिम्फ नोड, आप इस डायग्राम में देखें, ह्यूमन वाले डायग्राम में, फटाफट एनसीईआरटी ओपन कर लें तो आपको छोटे छोटे बीडेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। दीज आर लिम्फ नोड, दे कंस्टिट्यूट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां पे बी एंड टी सेल जाके स्टोर रहते हैं। तो आ जाते हैं हमने प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन पे। एग्जाम्पल कौन से हो गए? थीमस एंड बोन मैरो। जनरली पिक्टोरियल क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करूं तो ओरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, यही वो ऑर्गन है जहां पे लिम्फोसाइट बनते भी हैं और लिम्फोसाइट मैच्योर भी होते हैं। लिम्फोसाइट बिकम एंटीजन सेंसिटिव। व्हाट इज एंटीजन सेंसिटिविटी? ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा एंटीजन आया है और उसके अगेंस्ट कैसे एंटीबॉडी बनाना है। दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिसिटी हमने पढ़ा है। प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, मैंने
ऑलरेडी बता दिया, यहीं पे आपके लिम्फोसाइट बनेंगे, यहीं पे आपके लिम्फोसाइट मैच्योर होंगे और यहीं पे वो एंटीजन सेंसिटिव होंगे, पहचान पाएंगे कौन सा एंटीजन है और उसको टारगेट करने के लिए हमें कौन सा प्रोटीन, कौन सा आर्मी बुलेट्स बनाने हैं, उसको टारगेट करने के लिए कौन सा एंटीबॉडी बनाना है। क्लियर। अब आ जाते हैं कि थीमस एंड बोन मैरो की बात करूं तो बनते तो सारे लिम्फोसाइट्स, सारे ब्लड सेल, सारे ब्लड कॉर्पसेस कहाँ पे हैं बेटा, बोन मैरो में, लेकिन सर्टेन लिम्फोसाइट्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टू योर थीमस। थीमस इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड जो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है थाइमोसिन, और यहीं पे आपके टी सेल क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। दे मेक वेरियस टाइप ऑफ टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, नेचुरल किलर टी सेल, मेमोरी टी सेल, इस तरह की डिफरेंशिएशन देखी गई है कहाँ पे, थीमस में। तो यदि किसी का थीमस एट्रोफिज्ड हो जाए, वैसे तो हम इसको एट्रोफी मानते हैं कि धीरे धीरे उम्र के साथ इसका साइज घटता है। छोटे बच्चों में इसका साइज छोटा होता है, प्यूबर्टी तक इसका साइज बड़ा होता है, अगेन ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी फिर से इसका साइज घटना शुरू होता है, एज पीपल में अगेन इट एक्वायर शेप ऑफ पी मटर के दाने जितनी इसकी शेप हो जाती है। इसलिए आपने देखा एक छोटे बच्चे इन्फेंट की और एक एज्ड पीपल की इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है, ड्यू टू एट्रोफी ऑफ थीमस ग्लैंड। नाउ बोन मैरो में सेल बन चुके हैं, बी सेल, थीमस में आपके टी सेल मैच्योर हो चुके हैं, दे स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग एंड स्टार्ट स्टोर्ड इनटू, जहां जाके वो स्टोर हो जाते हैं और अपनी फंक्शनिंग शो करते हैं, जहां जाके वो स्टोर हो जाते हैं और अपनी फंक्शनिंग शो करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो पढ़े ध्यान से, प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन, यही वो साइट है जहां पे आपके लिम्फोसाइट स्टोर होते हैं और किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं बेटा, एंटीजन के साथ, विच प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल और प्लाज्मा बी सेल। हमने पढ़ा है कि जब भी कोई एंटीजन आता है तो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है आपका टी सेल, फिर वो एक्टिवेट करता है आपके बी सेल को और बी सेल को ट्रांसफॉर्म कर देता है इफेक्टर बी सेल और प्लाज्मा बी सेल में। तो देखते हैं जल्दी से, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी देती है, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल। हालांकि स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड नोड, सबसे लार्जेस्ट लिम्फोइड नोड यदि आपको पूछा जाए तो आप किसके साथ जाएंगे, स्प्लीन, व्हिच इज आल्सो नोन एज ब्लड फिल्टर, पैथोजन को फिल्टर आउट करता है ब्लड से, एंड इट इज आल्सो नोन एज ब्लड बैंक, इट इज आल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल्स है, अपेंडिक्स है, मार्ट गार्ड, मार्ट गार्ड की एक्सपेंशन पूछी जाती है बेटा, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, 50% इम्यूनिटी आपकी गट में लाई करती है, एंड पेयर्स पैचेस, दीस आर पैचेस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड इन योर गट और इंटेस्टाइनल एरिया। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आपके ये सारे ऑर्गन्स आ गए बेटा। अब दो तरह के ये इम्यूनिटी और इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगे, एक तो टी सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, दो सेल आए ना मैच्योर होके स्टोर हो गए हैं, यहीं पे एक्टिविटी शो करेंगे, टी सेल और एक बी सेल। तो टी सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जिसको हम CIMS और सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन ब्लड, जैसे ही एंटीजन आएगा बी सेल उसके अगेंस्ट क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे। और कहाँ बन रहा है एंटीबॉडी, ब्लड में, दैट इज बॉडी फ्लूइड में, और बॉडी फ्लूइड के लिए तो हम यूज करते हैं ह्यूमर, ह्यूमरल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जिसको HMI और AMI कहा। तो एक्सटेंशन पूछी जाती है ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब आ जाते हैं आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन चुके हैं किसके अगेंस्ट, एंटीजन। अगेन फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, लेकिन रिसेंटली आपका पिक्चर बना आएगा बेटा एंटीबॉडी का और आइडेंटिफिकेशन पूछी जाएगी A एंड B पार्ट की। तो यदि आप किसी भी नॉर्मल एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में मेंशन है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन देख पाएंगे। 2 चेन जो है जो हैवी भी है और लॉन्ग भी है, हैवी भी है और लॉन्ग भी है, और ये 2 चेन जो है ये स्मॉल भी है और लाइट भी है। तो 2 चेन हैवी है, 2 चेन लाइट है, इसलिए इसको बोला जाता है H2L2 मॉलिक्यूल, 2 चेन हैवी 2 चेन लाइट। क्लियर। ये जो साइड है बेटा, यदि हर एक चेन की देखें तो चेन पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी बनी होती है, अमीनो एसिड्स की। तो एक एन टर्मिनल होगा और एक सी टर्मिनल होगा। तो जो एन टर्मिनल है यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यहीं पे आपके एंटीजन बाइंड करते हैं और आप कहेंगे एंटीबॉडी एंटीजन को जाके बाइंड करते हैं, लीड देयर एग्लूटिनेशन एंड ऑक्सोनाइजेशन। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट है बेटा, और ये चेन आपस में हेल्ड है थ्रू
डाइसल्फाइड लिंकेज, जो बहुत छोटे छोटे मैंने मेंशन किए हैं, बस आपको नंबरिंग ध्यान रखना है। 16 डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट इन वाई शेप्ड एंटीबॉडी कंटेनिंग 2 हेवी चेन एंड 2 लाइट चेन। तो these are the basic feature of antibody. Types of antibody बताऊं तो 5 होते हैं, IgA, IgM, IgE, IgG, IgD। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है ये मदर मिल्क से मिलता है, फर्स्ट मदर मिल्क, कोलोस्ट्रॉम हमने लैक्टेशन में पढ़ा था। IgM जो है इम्यूनोग्लोबुलिन, M जो है म्यू जो है वो आपका प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में पार्टिसिपेट करता है। IgE एलर्जिक रिस्पांस में पार्टिसिपेट करता है, मतलब आपके बॉडी में जब एलर्जिक रिस्पांस आएगा तो किस एंटीबॉडी का लेवल बढ़ेगा, IgE का। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, IgM की। सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। इसके साइज छोटे होते हैं, इट इज आल्सो ट्रांसप्लेसेंटल इन नेचर, ये मदर के ब्लड से फीटल ब्लड में भी जा सकता है क्रॉस प्लेसेंटा। एंड IgD, these are surface antibody. Now come over the immune response. दो तरह के इम्यून रिस्पांस आते हैं, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेम से क्लियर है, फर्स्ट एनकाउंटर पैथोजन का हुआ, जो भी इम्यून रिस्पांस बॉडी में आया उसको प्राइमरी कहेंगे। उसी पैथोजन का सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन हुआ, सब्सिक्वेंट एंट्री हुई तो उसको हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस कहेंगे। तो एक्सपोजर टू पैथोजन इज फर्स्ट टाइम, एक्सपोजर टू पैथोजन इज सेकेंड टाइम, उसी पैथोजन का सब्सिक्वेंट एनकाउंटर। इंटेंसिटी यहाँ पे प्राइमरी इम्यून रिस्पांस की लो होती है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस की बहुत हाई होती है। परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडी की बात करो तो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में यदि आप ब्लड को डिटेक्ट करेंगे तो IgM का लेवल IgG के लेवल से ज्यादा होगा। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस की बात करें, द कंसंट्रेशन और द परसेंटेज ऑफ IgG इज वेरी हाई कंसंट्रेशन एज कंपेयर्ड टू IgM। एंड द बेस की बात करूं तो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस डायरेक्ट बेस्ड है बी लिम्फोसाइट के ऊपर, और जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस है इट इज बेस्ड ओवर मेमोरी सेल। नाउ कम ओवर द नेक्स्ट टॉपिक, एलर्जी। इसके ऊपर 2-3 छोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनेंगे बेटा। एक तो एलर्जी की सिंपल सी डेफिनेशन है, जब आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम हाइपर बिहेव करता है किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, उस डिजीज को हम बोलते हैं एलर्जी। तो एनसीईआरटी ने एक स्पेशल टर्म यूज किया है, एक्सैजरेटेड रिस्पांस ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन। ये एंटीजन कुछ भी हो सकते हैं, इट मे बी फिजिकल एजेंट, इट मे बी एनी केमिकल एजेंट। तो जो भी एजेंट एलर्जी कॉज करते हैं उनको कहा जाता है एलर्जन। चैप्टर 1 में हमने एरो एलर्जन पढ़ा था, पार्थिनियम प्लांट जो है वो पोलन एलर्जी कॉज करता है। वैसे बहुत सारे अदर एजेंट हैं, इट मे बी एनिमल डेंडर, इट मे बी एनी फूड एडिटिव, इट मे बी फूड आइटम लाइक मीट एलर्जी, मिल्क एलर्जी, टोमेटो एलर्जी, केचप एलर्जी, किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। क्लियर? तो जो भी एजेंट एलर्जी कॉज करते हैं उनको एलर्जेंस की कैटेगरी में डाला जाता है। एंटीबॉडीज की बात करूं कि जब भी बॉडी में कुछ अनडिजायरेबल सिम्टम्स आ रहे हैं, कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, पूरी बॉडी पे रेड रेसेस हो रहे हैं, इंटेंस इचिंग हो रही है, तो ब्लड टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट होता है कि इस टाइम पे बॉडी के अंदर IgE एंटीबॉडी का लेवल बढ़ा होता है। तो आपकी बॉडी में एलर्जेंस जब एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी की बी सेल एक स्पेशलाइज्ड एंटीबॉडी बनाते हैं, व्हिच इज IgE। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, नेम द एंटीबॉडी इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिस्पांस, तो यू मस्ट गो थ्रू IgE एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। नाउ कम टू द सिम्पटम्स, स्नीजिंग, वाटरी आईज, नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, विजिंग होना, स्नीजिंग होना, वाटरी आईज, नोज होना, कंजेशन फील होना, डिफिकल्टी इन आप कह सकते हैं कि ब्रीदिंग होना, इरेगुलर बॉवेल मूवमेंट होना, दीज आर सर्टेन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं एलर्जी के। अब केमिकल रिलीज की बात करूं तो कौन से सेल एलर्जी में इन्वॉल्व होते हैं? एंटीबॉडी क्लियर है आपको, IgE, तो इसके अंदर एक सेल इन्वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं मास्ट सेल। तो मास्ट सेल इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पांस, वो 2 केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन सेरोटोनिन वाया मास्ट सेल रिलीज करता है। डायग्नोसिस की बात करें तो कैसे पता लगाएंगे कि एलर्जी है? तो जिस पर्सन में ऐसे कुछ अनडिजायरेबल सिम्टम्स आ रहे हैं, हाइपर रिस्पॉन्स आ रहा है इम्यून सिस्टम का, तो उस पर्टिकुलर पेशेंट को हम एक्सपोजर करेंगे पर्टिकुलर एलर्जन का, तो और फिर उसके अंदर बिहेवियर और रिएक्शंस नोटिस करेंगे। तो पेशेंट इज एक्सपोज्ड विद वेरी स्मॉल डोजेस ऑफ एलर्जन एंड रिएक्शन स्टडीड एंड ऑब्जर्व एंड फाइनली कंफर्म करेंगे कि पर्सन को किस किस चीज से एलर्जी और कितने एक्सटेंट तक एलर्जी है। ट्रीटमेंट की बात करें तो मार्केट में सबसे कॉमन ड्रग आपने सुना होगा सिट्राजिन, लेवोसिट्राजिन, व्हिच मेनली कंस्टिट्यूट ऑफ एंटीहिस्टामिन, जो बॉडी में हिस्टामिन के लेवल को डाउन करता है। तो एंटीहिस्टामिन इज अ कॉमन एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में आप लोगों ने खाई होगी। उसी तरह से यदि हायर एलर्जिक
रिस्पॉन्स आ रहे हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक आ रहा है, सीवियर बीपी ड्रॉप हो गया है, बहुत ही ड्रेडेड कंडीशन में पेशेंट पहुंच गया है, तो उस केस में एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। तो जब सीवियर एलर्जी का रिस्पॉन्स आता है, क्विकर हमें उसको रिजॉल्व करना है क्योंकि आईजीई बॉडी को बैडली डैमेज कर रहा है, तो उस केस में हमें इमीडिएट एड्रेनलिन और स्टेरॉइड के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। इफेक्ट ऑफ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल, इसके ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि पहले एलर्जिक पेशेंट बहुत ही मिनिमल सुनाई पड़ते थे या दिखाई पड़ते थे, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों में एलर्जिक रिस्पॉन्स आ रहा है। इसके पीछे बेसिक कॉज क्या है? Protected environment in early life, that is childhood, resulted in lowering of immunity. Person is more sensitive to allergen. जो बच्चे मेट्रो सिटीज में प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, वन रूम में रहते हैं, उनका किसी भी एजेंट से एक्सपोजर ही नहीं हुआ, तो जब रियल में उनका एक्सपोजर होता है तो दे सफर फ्रॉम एलर्जी। More and more children in metro cities of India suffer from allergy and asthma due to environment. Environment issues, बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स हैं, वो भी एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Now next one is auto immunity. नेम से क्लियर है, ऑटो इम्यूनिटी। जब आपके बॉडी के खुद के ही सेल ऑटो एंटीजन की तरह बिहेव करना शुरू कर दें, मीन्स आवर इम्यून सिस्टम स्टार्ट टारगेटिंग ओन टिश्यू, start targeting own cell, start targeting own organ, and organ system is known as autoimmunity or autoimmune disorder. क्लियर है? तो यहाँ पे आपकी बॉडी के सेल खुद ही ऑटो एंटीजन, या मैं कहूँ कि जहाँ आपका इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, वो पहचान नहीं पाता कौन से सेल्फ सेल है कौन से नॉन सेल्फ और फॉरेन सेल है, तब हमारे सेल्फ सेल को ही टारगेट करना शुरू कर देता है इम्यून सिस्टम। उन सारी डिजीज को हम किस कैटेगरी में डालते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में। तो आ जाते हैं बेटा, रिजल्ट इन सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड बॉडी अटैक सेल्फ सेल, खुद के ही सेल को डैमेज कर रहा है। रीजन की बात करें तो जेनेटिक फैक्टर है, अननोन फैक्टर है, और रिसेंटली हम ऐसा मानते हैं इट इज डॉक्टर जनरेटेड डिजीज ड्यू टू हैवी इनटेक ऑफ एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक्स, उसकी वजह से भी इस तरह की कुछ बीमारियां देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें अर्थराइटिस जॉइंट इन्फ्लेमेशन है, जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन टारगेट होती है। मिस्थेनिया ग्रेविस, अगेन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजेनरेट होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें तो ग्लोमेरुलाई ऑफ नेफ्रॉन डैमेज होती है, इन्फ्लेम्ड होती है, एंड ग्रेव डिजीज जिसमें आपके थायराइड फॉलिकल इन्फ्लेम्ड होते हैं। नाउ कम ओवर द नेक्स्ट पैरामीटर और नेक्स्ट टॉपिक, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज टारगेट ऑन दिस टॉपिक। टाइप ऑफ इम्यूनिटी की बात करूं तो दो टाइप की इम्यूनिटी है, एक्टिव एंड पैसिव। जहां आपकी बॉडी ने एक्टिवली किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया है, उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। और जब आपकी बॉडी में बाहर से प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज लिए जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो फटाफट आ जाते हैं बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी में मैंने 4 पैरामीटर्स लिए हैं और उसी के बेस पे डिफरेंस क्रिएट किया है। तो नंबर 1 पैरामीटर इज एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड विद इन द होस्ट बॉडी। एक्टिव इम्यूनिटी में आपकी बॉडी के बी सेल, प्लाज्मा बी सेल, इफेक्टर बी सेल खुद ही एंटीबॉडी बनाते हैं, किसके अगेंस्ट? एंटीजन के अगेंस्ट। पैसिव में रेडीमेड प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन। टाइम टेकन फॉर फुल इफेक्टिव रिस्पांस, क्योंकि बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है तो पहले एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगी, फिर प्लाज्मा बी सेल एक्टिवेट होंगे, फिर जाके एंटीबॉडीज बनेंगे। तो जो इम्यून रिस्पांस है उसको आने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा, इट टेक्स लॉन्गर टाइम। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है, जिसमें हम प्री फॉर्म बाहर से बने बनाए एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, एंटीबॉडीज ले रहे हैं, तो ये कैसी होगी? शॉर्टर और अर्ली रिस्पांस शो करेगी। मेमोरी सेल इसमें बनते हैं, इसका मतलब जब सेकेंड एनकाउंटर होगा सेम एंटीजन का तो इंफॉर्मेशन स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को, किसी बच्चे को बचपन में, चाइल्डहुड स्टेज में स्मॉल पॉक्स हो गया, उसकी बॉडी में उसके अगेंस्ट मेमोरी बी एंड टी सेल बन गए, लाइफ लॉन्ग उसको इम्यूनिटी देते हैं बेटा। तो मेमोरी सेल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पैसिव इम्यूनिटी में जब आपकी बॉडी ने कोई एफर्ट से नहीं किया, बाहर से ही एंटीबॉडीज लिए हैं बने हुए, तो डेफिनेटली देयर इज नो मेमोरी, कोई मेमोरी ही नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी के 2 एग्जाम्पल देती है आपके एनसीईआरटी। तो नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल मतलब कोई भी पैथोजन आ गया, इट में बी रेबीज वायरस, इट में बी डेंगू वायरस, कोई भी मतलब कोई भी, इट में भी कोविड, कुछ भी हो सकता है, इट में भी स्मॉल पॉक्स, कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो नेचुरल इन्फेक्शन को ले सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब है डेलिब्रेट इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग डेड माइक्रोब्स प्रोटीन ऑरली और इंट्रावेनसली, बने बनाए एंटीजेंस जो लेबोरेटरी में बनाए गए हैं, क्लिनिकल ट्रायल के बाद अपनी
अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि हमारी बॉडी उस एंटीजन को, स्पेसिफिक प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करे और उसके अगेंस्ट क्या बना ले, मेमोरी बी एंड टी सेल। और जब एक्चुअल में वो पैथोजन एंटर हो तो आपकी बॉडी कैसा इम्यून रिस्पॉन्स शो करे, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज एक्सैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, बहुत ही इंटेंस अटैकिंग एंड फॉस्टर इम्यून रिस्पॉन्स। यदि पैसिव इम्यूनिटी की बात करूं तो इसमें दो आते हैं बेटा, एक तो मदर टू फीटस एंटीबॉडी जा रहा है, बॉडी अपने आप फीटस के अंदर, न्यूनेट्स के अंदर बने बनाए एंटीबॉडी मदर के ब्लड से मिले हैं क्रॉस प्लेसेंटा, दैट इज आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, साइज छोटा होता है। मदर से छोटा बच्चा जब पैदा हुआ, लैक्टेशन चल रही है तो उसको मदर मिल्क प्रिस्क्राइब किया जाता है, कहा जाता है कि 6 मंथ तक उसको माँ के दूध पे रखा जाए, क्योंकि जो मदर मिल्क होता है इट इज रिच इन वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, स्पेशली IgA। नाउ कम ऑन द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होते हैं, छोटे बच्चों को पैदा होने से लेकर 5 साल तक बहुत सारे टाइप के वैक्सीन लगते हैं, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, ताकि उसकी बॉडी में सारे पैथोजेंस के लिए, सारे एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या आ सके, इम्यूनिटी आ सके। तो यदि प्रिंसिपल की बात करूं तो इट इज अगेन बेस्ड ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून memory cell, it is based on the property of memory of immune system, that is formation of memory B and T cells जो उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देंगे। ये दो टाइप के हैं बेटा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन। सुनना ध्यान से, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन प्रोटीन और पैथोजन, इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी। अब ये कैसे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकते हैं, इंट्रावेनसली और ऑरली। बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल है, लाइक DPT, ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं क्योंकि 3 बीमारियों से बचाती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस से। BCG, बैसिलस कार्निटिग्यूरिन, बैसिलस कार्निटिग्यूरिन जो बच्चे को पैदा होते ही सबसे पहले दिया जाता है, स्किन में प्रिक किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पे निशान देखा होगा बेटा आप लोगों ने अपर आर्म रीजन में, तो BCG प्रिक किया जाता था। BCG बच्चे को बचाता है TB, ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन से। OPV, ऑरल पोलियो वैक्सीन सुना है आपने, रूबेला वैक्सीन है, HPV वैक्सीन है, 16 साल की एज तक फीमेल को लगाया जाता है ताकि इन फ्यूचर उसको सर्विकल कैंसर के रिस्क से बचाया जाए। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन जो आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, एंड छोटे बच्चों को, लड़कियों को ये लगाया जाता है 16 साल की एज तक, ताकि उसको फ्यूचर में इस तरह के रिस्क से, सर्विकल कैंसर अपने इंडिया में मोस्ट इंसिडेंट कैंसर है फीमेल में, उसे बचाने के लिए। पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, डायरेक्ट प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, एंटीटॉक्सिन इज इंजेक्टेड, बने बनाए प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डालेंगे, डेफिनेटली किसके लिए डालेंगे, जो डिजीज बहुत ही ड्रीडेड है, जिसका रिस्क बहुत ज्यादा है, जिसका फैटेलिटी और लीथल रेट बहुत ज्यादा है। तो टिटनस टॉक्सॉइड आपने देखा होगा कि जब हमें कोई एक्सीडेंट होती है, चोट लगती है, कुछ भी ऐसा हमें चोट लग जाती है, खरोच आ जाती है, तो हम इमीडिएटली एक टिटनस का इंजेक्शन लेते हैं। तो टिटनस इंजेक्शन में एक्चुअल है क्या, तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट टिटनस कॉजिंग बैक्टीरिया, एंटीवेनम और एंटीटॉक्सिन अगेंस्ट स्नेक बाइट, जब सांप काट लेता है तो भी हम एंटीवेनम देते हैं, दैट इज एंटीटॉक्सिन अगेंस्ट स्नेक वेनम। जो स्नेक वेनम है अगेन बहुत ही फैटेलिटी, बहुत ही मोर्टेलिटी लीड कराता है। नाउ कम ओवर की जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं बेटा, वो लार्ज स्केल पे हर्ड इम्यूनिटी देते हैं, तो इसके लिए डिमांड ऑफ वैक्सीन बहुत ज्यादा है। तो आजकल, और दूसरा जो ट्रेडिशनल मेथड से वैक्सीन बनाए जाते थे, जिसमें हीट एंड किल्ड मेथड यूज होता था, उसकी इफेक्टिवनेस कम देखी गई है और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत देखे गए हैं पर्सन में। तो आजकल एडवांस वैक्सीन बनाई जा रही है विद हेल्प ऑफ टेक्निक रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जो हम बायोटेक में डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। RDT has allowed the large scale production of antigenic polypeptide of proteins in bacteria east has greater availability of immunization, ताकि लार्ज लॉट में हमें ऑथेंटिक वैक्सीन मिले विद लीस्ट और मिनिमल साइड इफेक्ट्स। क्लियर? तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो बनाई गई है किस मेथड से बेटा, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से। द मोस्ट बर्निंग इशू इन एडोलेसेंट एज ग्रुप, आज के एज ग्रुप में सबसे बर्निंग इशू जो देखा जा रहा है बेटा, वो ड्रग अब्यूज देखा जा रहा है। 3 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, फटाफट ड्रग वाला टॉपिक ओपन कर ले। एक क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बेटा, मॉर्फिन और कैनाबिनॉइड का स्केलेटल स्ट्रक्चर गिवन होगा, आइडेंटिफिकेशन पूछा जाएगा, ए डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा मॉर्फिन का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और कैनाबिनॉइड का सिंपल स्ट्रक्चर है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा पूछा जाता है बेटा,
आपके बुक में 3 डायग्राम बने हुए प्लांट्स के, एक पॉपी प्लांट का बना हुआ है, एक धतूरा का बना हुआ है, एक कैनाबिनॉइड भांग का बना हुआ है। तो तीनों के लीव्स की और इन्फ्लोरेसेंस जो बड है उसकी आइडेंटिफिकेशन आपको होनी चाहिए। एक तो ये पूछा जाता है बेटा सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इफेक्ट पूछे जाते हैं और कुछ यूनिक फीचर भी पूछे जाते हैं, जिसको हम सारे पॉइंट्स को एनसीईआरटी, क्योंकि टॉपिक बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो प्लीज फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड एज वेल एज ऑन बोर्ड। तो ड्रग एब्यूज की डेफिनेशन पूछा जाए। एब्यूज का मतलब होता है कि जितने भी ड्रग प्रोड्यूसिंग प्लांट है इन सब की अपनी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है बेटा। एंड मोस्ट ऑफ ड्रग्स जो भी मार्केट में अवेलेबल है दे ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स से ऑब्टेन होते हैं, एंड फ्यू ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम फंगस, जिसमें एक ही एग्जांपल देता है एलएसडी का, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड। तो फटाफट हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ड्रग एब्यूज का मतलब होता है यदि हम किसी भी ड्रग की फ्रीक्वेंसी को, इनटेक को बढ़ा दें विदाउट मेडिसिनल पर्पस, यदि हम किसी भी ड्रग को यूज कर रहे हैं विदाउट मेडिसिनल पर्पस, उसका इंटेक, उसका डोज, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं ड्रग एब्यूज। नाउ कम ओवर द कुछ पैरामीटर्स मैंने कवर किए हैं बेटा। ड्रग्स आपकी बेसिकली आपके सिलेबस में बेसिकली 4 है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा क्लासिफाई कर दिया फर्दर और 6 कैटेगरी पढ़ेंगे। रिसेप्टर्स पढ़ेंगे, सोर्स पढ़ेंगे, इंटेक, एग्जांपल एंड एक्शन ऑफ एनीथिंग स्पेशल अबाउट पर्टिकुलर ड्रग। नाउ कम ओवर द फर्स्ट कैटेगरी ओपोइड। सबसे पहले केमिकल स्ट्रक्चर आप फटाफट एनसीईआरटी में देखें। रिसेप्टर्स की बात करूं तो ओपोइड रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट। सोर्स की बात करूं तो लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, आपके सामने पॉपी प्लांट बना हुआ है, उसमें से ब्राउन कलर का लेटेक्स निकलता है बेटा, जिसको हम मॉर्फिन बोलते हैं। और इसी मॉर्फिन को यदि मैं केमिकली एसाइलेट कर दूं तो मेरे पास व्हाइट बिटर क्रिस्टलाइन पाउडर मिल जाएगा, जिसको मैं हेरोइन कहूंगी। तो इंटेक की बात करूं तो स्नॉटिंग, कश के थ्रू लिया जाता है, इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है, मतलब इंट्रावेनस भी इंटेक होता है। तो अगेन रिस्क बढ़ाते हैं एचआईवी इन्फेक्शन का। एग्जांपल की बात करूं तो मॉर्फिन एंड हेरोइन। हेरोइन का केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है, केमिकल नेचर पूछा जाता है। डाइएसिटाइल मॉर्फिन ऑर्डरलेस होता है, कोई खुशबू नहीं आती, व्हाइट होता है, बिटर कड़वा होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हेरोइन। क्लियर? नाउ अब आ जाते हैं एक्शंस, करता क्या है ये आपकी बॉडी में। तो इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। सर्जरी के बाद जो पोस्ट सर्जरी पेशेंट होते हैं जिनमें सीवियर पेन देखा गया है, उसमें भी मॉर्फिन को यूज किया जाता है। अगेन हार्ट इश्यूज होते हैं, हार्ट अटैक आता है, तो उस पेशेंट में भी यूज किया जाता है। यूजफुल इन पेशेंट अंडर सर्जरी। इट इज ऑल्सो नोन एज डिप्रेसेंट, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। नाउ कम टू द सेकंड कैटेगरी, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स जो हम ऑब्टेन करते हैं कैनाबिस सटाइवा प्लांट से, जिसको कॉमन लैंग्वेज में भांग प्लांट बोलते हैं। तो इसके रिसेप्टर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और थोड़े बहुत रिसेप्टर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, टॉप्स, लीव्स, रेजिन्स ऑफ कैनाबिस और भांग प्लांट, साइंटिफिक नेम है कैनाबिस सटाइवा। क्लियर? साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है। इसके पत्तों को पीस के क्रश करके इनहेल भी किया जाता है एंड ऑरल इंजेक्शन, मतलब ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनी आपने भांग के सुने नहीं होंगे, ठंडाई बनाई जाती है, पकोड़े खाए जाते हैं, तो ऑरल इंजेक्शन भी होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे ड्रग्स इससे निकाले जाते हैं, हशीश, चरस, गांजा एंड मैरिजुआना। Clear? These all are from cannabis plant. Top to bottom, every part consume किया जाता है प्लांट का। Effect on CVS, cardiovascular system of the body, and these cannabinoid formating also abused by some sport person. कुछ sport person इसको as a stamina building के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा एक टेस्ट सुना होगा डॉप टेस्ट, जिसमें ये पर्सन कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, कुछ ड्रग लेते हुए पाए गए हैं अपने स्टेमिना को बिल्डअप करने के लिए। नाउ कम ऑन द थर्ड कैटेगरी, स्टिमुलेंट। नेम से क्लियर है, जो स्टिमुलेशन दे, जो आपके बॉडी को एक्टिवेट कर दे, क्लियर, एनर्जाइज फील कराए। तो इसके रिसेप्टर है सीएनएस पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट। पूछा जाता है बेटा कि कोका प्लांट कॉमनली कहाँ मिलता है, तो दिस प्लांट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में मिलता है। साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो एरिथ्रोजाइलम कोका। और कैसे इंटेक किया जाता है, अगेन स्नॉटिंग, स्नॉटिंग के फॉर्म में लिया जाता है। और यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो जो कोका प्लांट है, एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट है, उससे जो ड्रग निकाला जाता है इसको बोलते हैं कोकेन और कोका अल्कलॉइड और सी ड्रग। इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा खतरनाक है, स्मगलिंग किया जाने वाला ड्रग है। ऐसा माना जाता है कि सिंगल डोज लीड टू एडिक्शन, इतना पोटेंट है ये। कॉमनली कॉल्ड कोक एंड क्रैक।
इंटरनेशनल इट इज नोन एज सी ड्रग, कोक एंड क्रैक के नाम से अवेलेबल है। इंटरफेयर विद न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। डोपामिन इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ध्यान से सुनना, दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक पढ़ा होगा आपने क्लास 11 में ACH एसिटाइलकोलिन व्हिच इज अ स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन जो डोपामिन है इट इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है और उसकी ट्रांसमिशन को रोक देता है। इसका मतलब आपको नींद नहीं आने देगा, आपकी बॉडी में एनर्जी फील कराएगा। तो इंटरफेयर विद डोपामिन ट्रांसपोर्टेशन, पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन CNS, प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। जनरली जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, सर्जन होते हैं, वो भी माइनर इनटेक करते हैं लेकिन डायरेक्ट ड्रग नहीं लेते। मेडिसिनल एंटी स्लीपिंग पिल्स में जहाँ पे थोड़ा बहुत इसकी फॉर्मुलेशन को यूज किया जाता है दैट इज एम्फेटामिन्स। दिस इज एंटी स्लीपिंग पिल्स जो आपको फ्रेश फील कराता है आफ्टर 36 आवर्स। क्लियर? तो सेंस ऑफ यूफोरिया मतलब वेलबींग वाले सेंस देता है, इंक्रीज एनर्जी एंड एक्सेसिव डोजेस कॉज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मीनिंग होता है प्रोवाइड परसेप्शन ऑफ समथिंग विच आर नॉट प्रेजेंट। अपने आसपास कोई ऐसी चीज नहीं है फिर भी वो परसीव होना, उस परसेप्शन को ही हेलुसिनेशन बोलते हैं। फिर से बताती हूँ बेटा, इट प्रोवाइड फीलिंग ऑफ परसेप्शन विच आर नॉट प्रेजेंट इन सराउंडिंग और विसिनिटी। अपने आसपास कोई ऐसी चीज नहीं है फिर भी वो हमें फील हो रही है, परसीव हो रही है, इस प्रॉपर्टी को ही हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। Now come over the hallucinogen. Hallucinogen commonly obtained from two sources. आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी गिवन है, एक धतूरा प्लांट गिवन है बेटा, उसका आइडेंटिफिकेशन आता है, सॉरी एट्रोपा बेलोडोना। CNS पे इसके रिसेप्टर्स हैं, have been used 100 of years in folk medicine, religious ceremony and rituals all over the globe. Again hallucination is provide feeling of euphoria, आपको अच्छा फील कराता है, या नियर डियर वन की डेथ हो गई है तो उसकी परसेप्शन देता है जो अपने आसपास नहीं है। तो हेलुसिनेशन एक गुड फीलिंग देता है, तो रिचुअल्स में, सेरेमनीज में इसको कंज्यूम किया जाता है। अदर सिंथेटिक ड्रग्स की बात करूं तो दो तीन ड्रग्स हैं जो आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपके केस बेस में पूछ दिया जाए। बारबिटरेट्स एंड बेंजोडाइज़ेपाइन, दीज आर यूज्ड एज अ स्लीपिंग पिल्स। यदि मैं आपको बात करूं कि जिनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, वो रात को स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। द स्लीपिंग पिल्स में रिच इन बारबिटरेट्स। तो बारबिटरेट एंड बेंजोडाइज़ेपाइन हेल्प पेशेंट कॉप विद मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। नींद ना आने की दिक्कत को बोलते हैं अनिद्रा, इंसोम्निया। एम्फेटामिन्स आर एंटी स्लीपिंग ड्रग्स जो जनरली मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप कहेंगे यूज ही करते नहीं, पर देखा गया है क्योंकि कुछ ऐसी क्रिटिकल एंड लंबी सर्जरी चलती है उसमें इंटेक देखा गया है। LSD की बात करें तो फुल फॉर्म पूछा जाता है बेटा, सभी जो ड्रग्स हैं अप टू हेलुसिनोजन दे ऑल ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट। अदर सिंथेटिक ड्रग्स ये आपके केमिकली फॉर्मुलेट हो रहे हैं, और जो LSD है इट इज द ओनली वन ड्रग जो आपके एनसीईआरटी मेंशन करती है ऑब्टेन फ्रॉम फंगस। LSD is lysergic acid diethylamide obtained from fruiting body of ergot fungus Claviceps purpurus, साइंटिफिक नेम है। ट्रीट मेंटल इलनेस एंड प्रोड्यूस हेलुसिनोजन। तो जिनको मेंटल इलनेस की बीमारी होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, सिजोफ्रेनिया होता है, खुद से बातें करते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, उनकी यदि आप मेडिसिन चेक करेंगे तो उसमें माइनर अमाउंट में आपको LSD मिलेगा। तो दीज आर ड्रग्स मेनली फोकस ऑन एक्शंस एंड एनीथिंग स्पेशल लाइक कोकेन का, सॉरी हेरोइन का ये फीचर्स बहुत बार पूछा गया है बेटा। फिर से कह रही हूँ, पिक्चर की आइडेंटिफिकेशन तीनों प्लांट्स की और दोनों ड्रग्स की, मॉर्फिन एंड कैनाबिनॉइड का स्केलेटल स्ट्रक्चर अच्छे से आप एनसीईआरटी देख लें, आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आता है। अब एक सीधा सा क्वेश्चन आता है कि स्पोर्ट पर्सन अपने स्टेमिना को, एथलीट्स अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए कुछ ड्रग इंटेक करते हैं, वो क्या क्या है फटाफट पहले मैंने डिस्कस करेंगे बेटा। व्हाई टू यूज, क्यों कर रहे हैं वो ऐसा यूज? तो इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क, अपने मसल मास को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। प्रमोट अग्रेसिवनेस एंड एनहांस एथलेटिक परफॉर्मेंस, कुछ ऐसी एथलेटिक एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, जैसे रेसलिंग देखा होगा आपने, वेट लिफ्टिंग देखा होगा, उसमें अग्रेसिवनेस, क्योंकि जितना अग्रेसिवनेस होगा उतना ही आपके बॉडी में एड्रेनालिन का लेवल बढ़ता है, व्हिच बिहेव एज अ स्टेमिना बूस्टर। कॉमनली अब्यूज ड्रग की बात करूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल मतलब आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि स्पोर्ट पर्सन कौन सी ड्रग लेते हुए देखे गए हैं। नार्कोटिक एनाल्जेसिक, डायबिटिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड एंड सर्टेन हार्मोन्स, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन लाइक
एंड्रोजन्स भी लेते हुए देखे गए हैं। कॉमन साइड इफेक्ट की बात करूं कि इसका लॉन्ग यूज किया जाए या इसको यूज क्यों करना, हमें नेचुरल वे से अपने मसल मास को बढ़ाएं, अपने स्टेमिना को बिल्डिंग करें। इंक्रीज अग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, मूड बार बार चेंज होना, कभी अच्छा फील होना, कभी बैड फील होना, डिप्रेशन, स्टंटेड ग्रोथ बिकॉज ऑफ प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स ऑफ लॉन्ग बोन। जिनमें इस तरह के स्टेरॉइड लेते हुए देखे गए हैं उनकी बॉडी गठीली और स्टंटेड रह जाती है, क्योंकि जो लॉन्ग बोन है उसका ग्रोथ पॉइंट है वो क्लोज हो जाता है ड्यू टू इनटेक ऑफ सर्टेन हार्मोन्स। सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, बॉडी पे, फेस पे, बैक पे, हर जगह पे एक्ने के इश्यू देखे गए हैं। टिपिकल साइड इफेक्ट की बात करूं, दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट बोथ नोटिस इन मेल एंड फीमेल एथलेटिक स्पोर्ट पर्सन। मेल की बात करूं तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखी गई है, गैनिकोमेशिया, फेमाइन ट्रेट्स देखे गए हैं, ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट देखी गई है मेल में। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, अगेन इट लीड टू, आप कह सकते हैं इनफर्टिलिटी हो सकती है। रिडक्शन इन टेस्टिकल साइज, टेस्टिक्स के साइज छोटे हो जाते हैं। प्रीमेच्योर बार्डनेस, एक्ने एंड एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है और कई बार तो प्रोस्टेट कैंसर भी देखा गया है। लिवर एंड किडनी डिसफंक्शनिंग भी देखी गई है। इन फीमेल की बात करूं, यदि वो ड्रग ले रही है, इस तरह के एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रही है, तो मैस्कुलाइजेशन फीचर्स लाइक मेल लाइक बॉडी हो जाती है उनकी। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस। और यदि लॉन्ग यूज करते हैं तो लंबे टाइम तक ये सिम्टम परसिस्ट ही कर जाते हैं बॉडी में। क्लियर? नाउ गो ओवर द लास्ट टॉपिक, ड्रग अब्यूज, एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी। लास्ट टॉपिक में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बेटा। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स पढ़ा। टोबैको अपना पेंडिंग था, तो टोबैको जिसको हम तंबाकू बोलते हैं, इंटेक की बात करूं तो स्मोक एंड च्यूड इन स्नफ फॉर्म में लिया जाता है। और यदि केमिकल कंपोजिशन की बात करूं तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम निकोटियाना टेबेकम प्लांट। उसके लीव्स को जनरली कंज्यूम किया जाता है और भी स्मोकिंग के थ्रू भी। और इसके अंदर एक बहुत ही हार्मफुल अल्कलॉइड होता है जिसको निकोटीन कहते हैं। एक्शन ऑफ निकोटीन की बात करूं तो ये आपकी बॉडी के एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड which is suprarenal in position located just above the kidney to release adrenaline and noradrenaline, तो हार्मोन्स के लेवल को ये बढ़ाता है। अब आता है कि जो टोबैको कंजम्पशन है वो डिफरेंट मीन से हो रहा है, तो आपकी बॉडी के अलग अलग सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो यदि टोबैको की स्मोकिंग हो रही है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल को बढ़ाएगा। और आपको पता ही है कि हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइंड होता है तो इट फॉर्म परमानेंट कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। यू कैन कॉल द लेवल ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिड्यूसेस इन ब्लड, causes O2 deficiency in the body, hypoxia condition राइज होगी। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्योंकि ये निकोटीन है वो एड्रेनालिन के लेवल को बढ़ा रहा है, तो इंक्रीज हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। कॉमन डिजीज की बात करूं तो इट लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी पैसेज, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा। आपने पढ़ाई है जो चेन स्मोकर होते हैं, क्रोनिक चेन स्मोकर होते हैं, उनकी जो अल्वलाई है उसकी वॉल हार्ड हो जाती है। प्लास्टिसिटी ऑफ लंग्स बोलते हैं, इट इज इरिवर्सिबल डैमेज टू, इट इज रिस्पांसिबल फॉर इरिवर्सिबल डैमेज टू लंग्स। कैड कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है या कोरोनरी आर्टरी रिलेटेड हार्ट डिसऑर्डर हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। रिस्क ऑफ कैंसर की बात करूं तो यदि टोबैको की च्यूइंग हो रही है तो ओरल कैविटी कैंसर, थ्रोट कैंसर, स्मोकिंग हो रही है तो लंग कैंसर एंड यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट देखे गए हैं टोबैको के। मतलब टोबैको का कोई भी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर? नाउ फॉर एडोलेसेंस एंड ड्रग, केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्शन, ड्रग अब्यूज और ड्रग डिपेंडेंसी देखी गई है। तो जनरली अल्कोहलिक या ड्रग इंटेक या ड्रग अब्यूज एडोलेसेंट एज ग्रुप में देखा गया है, व्हिच इज अ ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एज ग्रुप मानते हैं 12 to 18 ईयर्स। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों इस एज ग्रुप में ज्यादा ड्रग अब्यूज देखा जा रहा है। दिस इज वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये वल्नरेबल फेज है जिसमें बहुत तेजी से मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में, accompanied by several biological and behavioral changes। बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज्यादा एडवेंचर होता है। तो उस केस में कुछ एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे ड्रग अब्यूज करना शुरू करते हैं। लेटर ऑन इट लीड टू एडिक्शन और डिपेंडेंस। क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट इन एक्सपेरिमेंटेशन मोटिवेट यंगस्टर टुवर्ड्स ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। इस वजह से उनमें ज्यादा देखा गया है। अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर
बिहेवियर है फैमिली पर्सन का, पीयर का प्रेशर है, दोस्तों का प्रेशर है, उसकी वजह से भी कुछ एडोलेसेंट एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो ड्रग अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। यूज ऑफ ड्रग इवन वंस कैन बी forerunner to addiction and pull the user into vicious circle leading to their regular use and abuse। मतलब एक सिंगल डोज भी हम ऐसा मानते हैं कि वो उसको उस सर्कल की तरफ खींचता है जो ड्रग एडिक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? नाउ कम फॉर द लास्ट टॉपिक, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। माइनर डिफरेंस है बेटा एडिक्शन एंड डिपेंडेंस में, देखेंगे जल्दी से। साइकोलॉजिकल एडिक्शन का मीनिंग क्या होता है? साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट लाइक यूफोरिया, टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग। एडिक्शन का मतलब होता है लत लगना। लत का मतलब जब आपकी बॉडी साइकोलॉजिकली डिपेंड हो जाती है किसी भी ड्रग के ऊपर। और इससे होता क्या है कि ड्रग लेते ही जो पर्सन है, जो एडिक्ट पर्सन है, उसको यूफोरिया फीलिंग ऑफ वेलबींग परसीव होता है, जिसकी वजह से वो ड्रग को इनटेक करना शुरू कर देता है। डिपेंडेंसी की बात करूं तो टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। डिपेंडेंसी का मतलब उसकी बॉडी 100% डिपेंड हो चुकी है और यदि एब्रप्टली डिसकंटिन्यू किया जाए तो उसकी बॉडी के फंक्शनिंग हॉल्ट होंगे, डिस्टर्ब होंगे। तो बॉडी फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली 100% डिपेंड हो चुकी है किस पे? ड्रग पे। और एनी विड्रॉल ऑफ ड्रग ड्यूरिंग डिपेंडेंसी पीरियड लीड टू appearance of withdrawal syndrome. Here addiction drive people to take drug even when its use becomes self destructive. Addiction से होता क्या है? उसको पता है कि ये मेरे लिए self destructive है, ये मेरे बॉडी को डैमेज कर रहा है, फिर भी पर्सन उसको इनटेक करता है। With repeated use of drug, tolerance level of receptor increases. हमने पढ़ा है कि सभी ड्रग के रिसेप्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे हैं। तो यदि हम एक्सेस यूज करेंगे तो हमारे रिसेप्टर्स की फंक्शनिंग थोड़ी डिले हो जाती है। रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोजेस ऑफ ड्रग लीड टू ग्रेटर इनटेक। ज्यादा इनटेक होगा, ज्यादा रिस्क होगा, क्योंकि रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। तो धीरे धीरे इनटेक ऑफ ड्रग भी बढ़ता जाएगा एंड दिस लीड टू एडिक्शन। इफेक्ट ऑफ ड्रग इन अल्कोहल अब्यूज। यदि मैं बात करूं कि कोई लंबे समय से ड्रग एडिक्ट है, बहुत अब्यूज कर रहा है, एक्सेस इनटेक कर रहा है ड्रग और अल्कोहल का, तो उसकी बॉडी में कुछ अनडिजायरेबल सिम्टम्स आएंगे लाइक अग्रेसिवनेस, वायलेंस, डिप्रेशन, फैटिग एंड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि वो पर्सन पर्टिकुलर कोई ड्रग ले रहा है, उसके अंदर ड्रग को वो अब्यूज कर रहा है। वार्निंग साइन कि एडोलेसेंट एज ग्रुप स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में ज्यादा देखा गया है। तो ऐसे क्या वार्निंग साइन है जिसके थ्रू कोई भी टीचर या फैमिली पर्सन या जो उनके फ्रेंड सर्कल है वो आइडेंटिफाई कैसे करें? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो आइडेंटिफाई कैसे करें, मतलब कैसे पता लगाए कि जो बच्चा है वो ड्रग को अब्यूज कर रहा है, अल्कोहल को अब्यूज कर रहा है, अनवांटेड इनटेक कर रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड एक्सेस फ्रॉम स्कूल कॉलेज, बहुत एब्सेंटी होगी उसकी। अग्रेसिव एंड रेबेलियस बिहेवियर होगा, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करना। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, यदि घर में उसकी स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट ऑल्टर हो रही है तो फैमिली पर्सन को ध्यान देना चाहिए। डिटेरेटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि बार बार गुस्सा हो रहा है, नेगेटिव बिहेवियर हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए क्यों ऐसा अनप्लेजेंट बिहेवियर अपीयर हो रहा है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, एकेडमिक, धीरे धीरे एकेडमिक एक्सेलेंसी भी डाउन होती जाएगी उसकी। फ्लक्चुएशन इन वेट एंड एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी, पूरा स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दीज आर द वार्निंग साइन। पुअर पर्सनल हाइजीन एंड आइसोलेशन, आइसोलेशन की तरफ कोई जा रहा है तो ऐसे अनडिजायरेबल फीचर्स किसी में सिम्टम्स आ रहे हैं, तो दीज आर द वार्निंग साइन जिसको हम सबको, दिस इज ड्यूटी ऑफ होल सोसाइटी कि वो इस तरह के बच्चे को या इस तरह के कॉलेज गोइंग एडल्ट को पहचाने कि ये वार्निंग साइन है, जरूर वो किसी न किसी ड्रग एंड अल्कोहल को अब्यूज कर रहा है। Abuser may turn to stealing and addict become the cause of mental and financial distress in and for entire family। मतलब जब वो एडिक्ट हो चुका है, वो एक्सेस इनटेक कर रहा है, तो डेफिनेटली मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी कॉज करता है फैमिली में, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं। विड्रॉल सिंड्रोम की बात आती है कि यदि कोई पर्सन एडिक्ट हो चुका है, उसके रिसेप्टर्स ड्रग पे डिपेंड हो चुके हैं, तो क्या हम उसको अचानक से ड्रग इनटेक बंद करें? नो, क्योंकि यदि कोई पर्सन एडिक्ट है तो यदि हम उसका एब्रप्ट अचानक से डिसकंटिन्यू करते हैं ड्रग, तो उसकी बॉडी में कुछ अनडिजायरेबल सिम्टम्स आते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो ड्रग एडिक्शन, डी एडिक्शन सेंटर होते हैं या रिहैब सेंटर होते हैं, वहां धीरे धीरे ड्रग्स के यूज को रोका जाता है, ना कि अचानक से।
तो सिम्टम्स अपीयर इन बॉडी आफ्टर एब्रप्ट डिस्कंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग, कि यदि किसी एडिक्ट को अचानक से ड्रग देना बंद किया जाए तो कुछ अनप्लेजेंट सिम्टम्स आते हैं उसकी बॉडी में, उन सभी को बोला जाता है विड्रॉल सिंड्रोम। एंजाइटी होगी, नोजिया होगा, शेकीनेस होगी, स्वेटिंग होगा, पैल्पिटेशन होगा, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी और इन सीवियर केस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, उसकी डेथ भी हो सकती है। नाउ है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एडोलेसेंट एज ग्रुप में, तो हम कैसे इसको प्रिवेंट करें, कैसे क्योर करें, मतलब जो पर्सन एडिक्ट हो चुका है उसको कैसे उस सर्कल से बाहर करें हम। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दिस इज द जनरल स्टेटमेंट। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, कि किसी भी बच्चे के ऊपर अनड्यू पीयर प्रेशर प्रिवेंट किया जाए, कि भाई एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ड्रग इंटेक को रोका जाए। और चाइल्ड रिलेटेड टू स्टडी, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटी, किसी भी तरह का प्रेशर रोका जाए। कंपैरेटिव एटीट्यूड को प्रिवेंट किया जाए। एजुकेशन एंड काउंसलिंग फॉर चैनलाइज एनर्जी ऑफ चाइल्ड इनटू हेल्दी हैबिट्स लाइक स्पोर्ट्स, रीडिंग, योगा। यदि उसका बार-बार ध्यान ड्रग की तरफ जा रहा है, इंटेक की तरफ जा रहा है, तो हम उसकी एनर्जी को चैनलाइज करें उसकी एक पर्टिकुलर हॉबीज की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ, योगा की तरफ, ताकि हम उसको उस पर्टिकुलर ड्रग एडिक्शन से, अब्यूज से बचा सके। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर टू सॉर्ट आउट प्रॉब्लम, यदि बच्चे को कोई एकेडमिक डिस्ट्रेस है, कोई मेंटल डिस्ट्रेस है, कोई ट्रॉमा है, तो उससे उभरने में इट्स आवर मॉरल ड्यूटी, फैमिली की मॉरल ड्यूटी है, पीयर की, उसके फ्रेंड सर्कल की मॉरल ड्यूटी है कि वो उसको उससे बाहर निकाले। लुकिंग फॉर डेंजर एंड वार्निंग साइन, यदि उसमें कुछ वार्निंग साइन आ रहा है तो अर्ली स्टेज में ही उसके ऊपर अटेंशन देके हम उसको ड्रग एब्यूज से बचा सकते हैं, एडिक्शन से बचा सकते हैं। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, डी एडिक्शन एंड रिहैब प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एडिक्ट पर्सन को ले जाके ट्रीट किया जाता है ताकि वो ड्रग से डी एडिक्ट हो सके, मतलब ड्रग के इंटेक को, एब्यूज को वो प्रिवेंट कर सके। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ होल चैप्टर। हैप्पी होली टू ऑल। आपको यदि मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो कमेंट करें प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।